नमस्कार दोस्तों। एक सेकेंड। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी हम सबके समक्ष सर कुछ देर में ज्वाइन करने वाले हैं। आप सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। बस कुछ ही देर में सर ज्वाइन करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने समक्ष रख देता हूं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मैं वैद्य धनंजय मिश्रा हूं और मैं एक वैद्य परंपरा का हिस्सा हूं। आरोग्यवर्धक औषधालय के द्वारा ये जो जननी सेमिनार हो रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि माता के माध्यम से, क्योंकि माता के माध्यम से आरोग्य प्रत्येक घर में आरोग्य का दीपक जले, ऐसा विचार करते हुए इस व्याख्यान की सर अभी शुरुआत करेंगे। मैं कुछ चीज़ें आरोग्यवर्धक औषधालय के विषय में आपको सबको बताना चाहता हूँ। आरोग्यवर्धक औषधालय सन 1940 से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आरोग्यवर्धक औषधालय में जो औषधियाँ बनती हैं वो सभी वैद्यों के माध्यम से बनाई जाती हैं, और वैद्य एक विशेष परंपरा को फॉलो करते हैं, जिसमें से सूर्योदय और सूर्यास्त का अग्निहोत्र, गौ सेवा, ऐसी बहुत सी चीज़ें सभी वैद्य करते हैं। और ऐसे ही जो औषधियों के अलावा भी बहुत सी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आज का जो वर्कशॉप है, ये सिर्फ इसका माध्यम ये है कि माँ के माध्यम से आरोग्य पहुँचे। और दूसरा ये है, ऐसे और भी बहुत सारी जो वर्कशॉप हैं वो हमेशा होती रही हैं। बस सर अभी ज्वाइन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों। सभी को नमस्कार। क्या आप सबको मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ? ओके। आपका माइक म्यूट रखिएगा ताकि हम सब जो है ठीक से इंटरेक्ट कर पाए। आप सभी को कुछ ना कुछ बोलने का मौका दिया जाएगा, उसकी निश्चिंत रहिएगा। पर बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग जैसे शुरू कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ आप लोग जान लीजिए। ऐसी वर्कशॉप्स हर कोई कर रहा है आजकल, हर कोई करता रहेगा, आगे भी ऐसा होता रहेगा। पर इसका ये विशेष क्यों है, आप लोग इतने विशेष क्यों हैं, इसका नाम जननी क्यों है, हम लोग कौन है, क्या है, इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि मकसद क्या है आज का। एक भरी दोपहर में 1 बजे हम लोग ऐसा मिल रहे हैं, इसका कोई ना कोई तो मोटिव होगा ही। 100 रुपये खर्च करके आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही। तो क्या वो 100 रुपये वसूल होंगे या नहीं होंगे? 100 रुपये कहाँ गए आपके? मनी क्यों है ऐसी वर्कशॉप पे? ये सारी बातें तो दादी नानी करती हैं, हम लोग कहाँ से आ गए? बहुत सी सवाल हैं आप सबके, और इसी सवाल को एक एक करके जवाब देने के लिए ही हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो जननी से शुरुआत करते हैं। इसका नाम जननी क्या है? और जो लोग मुझसे देश से बाहर से जुड़े हुए हैं, इजराइल से हैं, कई लोग कनाडा, अमेरिका, इजराइल, दुबई, पता नहीं कहाँ से हैं, जिस देश के मैं नाम नहीं जानता वहाँ के लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है। ये बताता है कि हम सब एक तार से जुड़े हुए हैं, वो है माता। किसी भी देश में हैं आप मदर ही, और थोड़ी सी परेशान हैं, क्योंकि अगर आप परेशान नहीं होती तो हम और ये बैठकर बातें नहीं कर रहे होते भरी दोपहर में।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके देश में इस वक्त रात का 2 बजा हुआ है, वो इस वक्त इस वर्कशॉप को ज्वाइन किए हुए हैं। सूर्य नहीं उगा है, फिर भी आप एक वैद्य को सुनने बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कोई लूप होल है, कोई ना कोई कमी है। देयर इज समथिंग जो मिसिंग है आपके जीवन से, और उस मिसिंग लूप होल को पूरा करने के लिए ही हम यहां पर बैठे हुए हैं। जननी मतलब होता है जन्म देने वाली, उद्गम, जिसको शुरुआत जो कर सके। पुरुष कभी जननी हो ही नहीं सकता, सिर्फ मादा हो सकती है। पुरुष के अंदर ये शक्ति ही नहीं है कि वो किसी चीज को शुरू कर सके। वो बेहतर बना सकता है पर शुरू नहीं कर सकता। इसीलिए जननी शब्द दिया गया, मदर को दिया गया। इस बात को अगर आप समझें शाब्दिक रूप से, बाय लिटरेचर समझने की कोशिश करें, अगर आप थोड़ा बहुत ही साहित्य प्रेमी हैं, तो इस बात को अगर आप समझना शुरू करें तो जो जननी शब्द है वो किसी भी तरीके से पुरुष के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्त्रीलिंग शब्द है, और जिसके अंदर प्रजनन की ताकत अधिक हो वो जननी बन जाता है। अब जब आयुर्वेद की बात करें, ऑडिबल नहीं हूं मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी लोग तो सुन रहे हैं ना मुझे? एक बार लिंक को वापस से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, तो शायद मैं ऑडिबल हो जाऊं, है ना? तो पुरुष के अंदर ताकत ही नहीं है किसी चीज को जन्म देने की। तो दैट मीन्स कि यार लिंक को आप लोग वापस से ज्वाइन कर लीजिए तो मैं सुनाई दूंगा, डोंट वरी। और चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने कहा है कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, पर पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और इसलिए मिल जाएगी क्योंकि आप लोग एक्सक्लूसिव हैं, आप लोग बहुत खास हैं। तो जो लोग खास लोग होते हैं उनको खास महसूस भी कराना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो आप लोग भले यूट्यूब पे लिंक मिले पर इसको जरूर ज्वाइन कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि बहुत खास है। सारी बातें जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत ही एक्सक्लूसिव बोलने वाला हूँ। शायद हम लोग कंसल्टेशन में आपसे ना मिल पाए, पर ये जितनी ये जो वर्कशॉप हो रही है इसका मोटिव यही है कि आपके घर में हम घुस जाएं किसी भी तरीके से आयुर्वेद को लेकर। आयुर्वेद आपके किचन में रखा हुआ है, आपके घर में हमेशा से था, बस हम वो चश्मा ही नहीं पहने थे जिसकी वजह से हम पहचान पाए कि वो आयुर्वेद था। जो आप करती आ रही थी या जो कोई आपको बताता था वो आयुर्वेद ही था, पर समय के साथ चीजें खराब होना शुरू हो गई, है ना? जिनको ऑडियो नहीं आ रहा है, मेरी टीम ने बताया कि इसको बोलिए कि रीजॉइन कर लें, ऑडियो आ जाएगा। तो वो नेटवर्क का इशू है, अपने एयरटेल और वोडाफोन से कंप्लेन कीजिए, हमसे मत कीजिए। जननी की बात कर रहा हूँ। जननी समथिंग जो प्रकृति ने आपको ताकत दी है। प्रकृति ने चुना मादा को, फीमेल्स को चुना, माध्यम का प्रोडक्शन, यानी कि एक नई प्रजा पैदा हो सके, एक नया वस्तु पैदा हो सके, पुरानी वस्तु से उसको ताकत मिलती है, उसे बोलते हैं जननी। पर विद द टाइम दूषित हो गया, यानी कि जो चीजें आपको प्रकृति की समझनी थी, प्रकृति से, नेचर से जो समझनी थी, उसे हम भूल बैठे। बहुत कारण हो सकते हैं, कारणों पे बात नहीं करने बैठा हूं, प्रॉब्लम से बात नहीं करने बैठे हैं हम लोग, सॉल्यूशंस पे बात करने बैठे हैं। आयुर्वेद कहता है माता पहली वैद्य होती हैं, यानी कि जो प्रजनी ने, जो आपने पैदा किया, जिसे आपने पैदा किया, उसका ख्याल रखने की पहली जिम्मेदारी पुरुष की नहीं होती है, मदर की होती है। माता अपने शिशु की पहली वैद्य होती है 5 साल तक। जो भी ऐसे पेशेंट जो मुझसे ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि हम लोग 5 साल तक के बच्चे को खाने की कोई दवा ही नहीं देते, पहनने की देते हैं, लगाने की देते हैं, स्वर्ण प्राशन के रूप में देते हैं, पर और किसी प्रकार से 5 साल तक के बच्चे को दवा ही नहीं देते। चाहे उसे सेरेब्रल पैलेसी हो, चाहे उसे ऑटिज्म हो, चाहे उसे गंभीर से गंभीर समस्या हो, पर खाने की दवा ही नहीं दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी छोटे बच्चे को अगर दवा पहुंचानी है तो उसका माध्यम कुछ और है, माता है। अक्सर देखा जाता है कि गर्भावस्था में 9 महीने तक जब शिशु गर्भ में रहता है, जो लोग प्लीज माइक है ऑन है उनको म्यूट कर लीजिए प्लीज, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। गर्भावस्था में 9 महीने तक माता जिस प्रकार से रहती है, जो भी किसी भी तरीके से जो अपना पालन कर रही होती है, स्ट्रेस रहता है, नहीं रहता है, आहार रहता है, व्यवजन रहता है, उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्शन बच्चे के आने वाले 5 साल तक पड़ता है। अब माता को, गर्भवती स्त्री को बताए कौन कि रहना कैसे है? इंटरनेट बताए क्या? यूट्यूब बताए क्या? इंस्टाग्राम बताए क्या? कोई कल का आया वैद्य बताए क्या? क्योंकि आप जैसे इंटरनेट खोलते हैं, हर 30 सेकंड में एक नया आदमी आपको नई राय दे रहा होता है।
यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह नई राय। चिया सीड्स भिगो कर खाओ तो ये होगा, सनफ्लावर सीड्स ये खाओ, सुपर सीड्स खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ, फलाना ढिमकाना सीड्स खाओ। डाइटिशियंस अपनी राय आपको पुश कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आपको अपनी राय पुश कर रहे हैं, आपके चाचा भतीजे मामा मामी सब आपको राय देने में लगे हुए हैं कि ये कर लो, इससे तो ठीक ही हो जाओगी, ये बीमारी तो मुझे भी थी, मैं तो ठीक हो गई खाकर। हर कोई क्लेम करने में बैठा हुआ है, आपको बताने में लगा हुआ है कि ये कर लो हो जाएगा, इससे तो फायदा ही हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप बात किसकी माने, किसकी बातें मानी जाएं, कौन सही है आपके लिए। अगर आप लोगों से राय लेना शुरू कर देना तो आप सब उन्माद से ग्रसित हो जाएं, सब बीमार हो जाएं। किसकी बात माने, सही कौन है, गलत क्या है। अंत में हमेशा दर्शन आपके काम आएगा। इसीलिए आयुर्वेद, जिस मेडिकल साइंस की आप बात कर रही हैं, उसकी नींव रखी गई फिलॉसफी से। देखने का तरीका पहले बदलिए। किसी भी चीज़ को अगर आप देखती हैं, समझती हैं, किसकी राय आप मानिए, उसका जो तरीका होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात की गई। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला कोई अगर आपके लिए दूसरा करके दे रहा है, इसका मतलब है कि आप भयानक बीमारी से पीड़ित हैं और आपका कोई कुछ भला नहीं कर सकता। यहाँ पे आध्यात्म, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी एंटर करता है आपके लिए। इसीलिए जब माता स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहती है, रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है। किसी भी धर्म के लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आध्यात्म की बात कर रहा हूं, बिना आध्यात्म के आयुर्वेद शून्य है। इसीलिए माता को खास तौर से, पिता की बात नहीं करूंगा, परिवार में और किसी की बात नहीं करूंगा, माता को स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन होना बेहद जरूरी है। आप किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपना स्रोत माने, वही है आध्यात्म। आप किसी मूर्ति को पूजा नहीं करती हैं, मत करिए। आप ध्यान करती हैं, उसे ही प्रणाम कीजिए। नीम की पूजा, आज शीतला अष्टमी है, नीम की पूजा होती है, पूरा भारत नीम की पूजा कर रहा है। नीम में ऐसा क्या है, सारी पकौड़ियां बना बना कर नीम की जड़ों में रखी जाती हैं। तो क्या जो ये पूजा कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या उनको नहीं करना चाहिए? क्या वो अंधविश्वासी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। 6-6 महीने तक नीम पे प्रहार नहीं किया, कुल्हाड़ी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये जो 6 महीने होते हैं नीम पर, ये सबसे शीतल गुण के होते हैं। इससे जो औषधियां बनती हैं वो आपकी बॉडी के ब्लड का शोधन कर रही होती हैं। इसीलिए आध्यात्म इतना जरूरी है। मैं इस पूरे लेक्चर की जो शुरुआत है, इसी आध्यात्मिक ऊर्जा से ही करना चाहूंगा। इस ऊर्जा को अगर आप बचा कर रखती हैं अपने अंदर, तो आने वाले बहुत से खतरे से आप बच सकती हैं। क्योंकि आयुर्वेद बिलीव करता है कि बीमारियां 2 जगह हो सकती हैं, एक मन में और एक शरीर में। मॉडर्न साइंस बिलीव करता है कि जो वो देखेगा वही विश्वास करेगा। अगर आपकी थायराइड की रिपोर्ट में थायराइड बढ़ा आ रहा है, तो ही आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपकी थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है, आप कुछ भी महसूस कर रही हैं, डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग पिल्स देंगे और सुलाते रहेंगे। आपको कहेंगे कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है और आप ऐसा करिए, आप आराम कीजिए, आती रहिए हर महीने और इलाज कराते रहिए। आयुर्वेद बिलीव करता है प्रॉब्लम सिर्फ शरीर में नहीं हो सकती है, मन में भी हो सकती है। क्या मन कोई ऑर्गन है? क्या लाल पैथ लैब क्या आपको मन के रिपोर्ट्स लाकर देता है? क्या एसआरए डायग्नोस्टिक्स आप अपना वहां पर ब्लड टेस्ट कराकर क्या साबित कर सकते हैं क्या कि मेरे मन में कितना मन बचा हुआ है, कितना मन नहीं लग रहा है? क्या इसका कोई एनालिसिस किया जा सकता है कि आपका मन विकृत है या नहीं है? बहुत कुछ है। मन इज कॉन्शियसनेस। आप जो महसूस करते हैं वो मन होता है। अक्सर देखा जाता है, खासतौर से कोविड टाइम के बाद, कि हमारे पास जो भी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, पहले प्रॉब्लम मन में होती है और उसके बाद शरीर में होती है। और खास तौर से 70% वो महिलाएं होती हैं। 70% 70 से 80% वो महिलाएं होती हैं। उसके तमाम रीजन हो सकते हैं और सबसे बड़ा रीजन होता है अपने स्त्रीत्व को पहचानना ही ना। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है हसल कल्चर, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी को बताया हुआ है कि महिलाएं पुरुष के बराबर होती हैं, और इसको ही साबित करने के लिए सभी स्त्रियां पुरुष बनने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको उनकी ऊर्जा के बारे में नहीं बताया गया। एक रेस में बता दिया गया कि आप एक रेस में और पुरुष के बराबर हैं आप। उन महामूर्खों को, अध्यापकों को किसी ने बताया ही नहीं कि स्त्रियां पुरुष से बहुत आगे हैं। आप बराबरी के चक्कर में इस रेस में पीछे छूट रही हैं।
आपकी ऊर्जा थी कहीं और आप बराबरी के चक्कर में अपनी ऊर्जा को पहचान ही नहीं पा रही हैं। और इसी तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, खास तौर से पीसीओडी, जिस पीसीओडी की मैं बात कर रहा हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अक्सर देखा जाता है कि जिसे पीसीओडी होती है वो अपने फैमिली में, वो स्त्री अपने फैमिली में सबसे बड़ी होती है और उसके ऊपर मानसिक दबाव रहता है कि उसे अपने घर की जिम्मेदारी लेनी है। उसे पुरुष की तरह उसके पिताजी उसको प्यार करते हैं, उसकी माता प्यार करती हैं, उम्मीद करती हैं तुम्हें 24 में नौकरी करनी है, तुम्हें 26 में शादी करनी है, अपना परिवार भी संभालती हैं, पिता का परिवार भी संभालती हैं, माता का परिवार भी संभालती हैं, 3-4 इन लॉज का और संभाल रही होती हैं और लोग लुकिंग फॉरवर्ड की दे लुक फॉरवर्ड की ये तो मदद करेंगी करेंगी। उन्हें पुरुष बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी रहती है बचपन से ही। फर्स्ट चाइल्ड सिंड्रोम इसी को बोलते हैं। इसीलिए गर्भाशय में पीसीओडी का अगर सिम्टम देखा जाए तो पीरियड ना आना, बाल निकलना, ये सारे सिम्टम पुरुष बनने के होते हैं। पुरुष को पीरियड्स नहीं आते, पुरुष की दाढ़ियां होती हैं, बिल्डअप स्ट्रांग होना, वेट गेन करना। अगर आप मेडिकल साइंस नहीं भी जानते हैं फिर भी आप देख सकते हैं कि एक पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, स्त्री के लक्षण क्या होते हैं। दैट मीन्स एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है पीसीओडी। मैंने फिर से उस बात को रिपीट करूंगा कि बीमारियां पहले मन में होती हैं फिर शरीर में होती हैं। पैंट शर्ट पहनना, आप समझ रही हैं, स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, इट्स हर चॉइस। पर जब मेडिकल ग्राउंड्स में आप आते हैं और अपनी पहचान आपको दूषित लगती है, आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको करना कैसे, जीना कैसे है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां शुरू होती है। 2025 चल रहा है, ये कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा ये तो धकियानुसी बातें हैं, ये 1600 शताब्दी नहीं है, यहाँ पर महिलाएं प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। अरे भाई आगे भी बनती रहेंगी, पहले भी बनी हैं और आगे भी बनी रहेंगी। झांसी की रानी ने सलवार सूट पहन के युद्ध नहीं लड़ा है, साड़ी पहन के लड़ा है। द प्रॉब्लम इज व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में महसूस क्या करती हैं। अगर आप पुरुष बनने की कोशिश करती रहेंगी तो आपकी जो आईडी कार्ड है उसे दूषित कर देंगी। मेरी बार बार याद रखिएगा, आपकी लड़ाई अपने आप से है, पुरुष से नहीं है। इसीलिए अपनी गर्भाशय की शक्ति को पहचानिएगा, क्योंकि अब मैं जो बात बोलने वाला हूं वो शायद अब आपको समझ में आए मेरी पुरानी बातों से। आयुर्वेद बिलीव करता है पंच महाभूत थ्योरी पे। ये प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये जो थ्योरी है जो आपको बताने में लगी, इतना प्रोटीन आपको खाना चाहिए, इतना कार्ब आपको खाना चाहिए, इतना फैट खाना चाहिए, ये थ्योरी है। थ्योरी मतलब कि जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं होता तो शायद ये प्रोटीन थ्योरी नहीं होती। सिद्धांत नहीं है, पंच महाभूत एक सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब कि आपके मरने से पहले, आपके मरने के बाद, आपके जन्म में सिद्धांत कभी नहीं बदलते। सिद्धांत सिद्धांत रहेंगे। आयुर्वेद पंच महाभौतिक सिद्धांत पे बिलीव करता है, थ्योरी पे नहीं। सिद्धांत ये कहता है कि आपकी बॉडी, पुरुष की बॉडी, स्त्री की बॉडी, एक खरगोश की बॉडी, एक घोड़े की बॉडी, गाय की बॉडी, एक पौधे की, एक प्लांट की, एक चेयर की, एक कप चाय की, एवरीथिंग इट इज मेड अप ऑफ पंच महाभूत। ये 5 एलिमेंट ऑफ लाइफ से बने हुए हैं। सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, आप टेक अ नेम। ये पांचों शरीर में अलग अलग स्थान पे, अलग अलग कंट्रीब्यूशन पे, कॉन्जुगेशन पे आपको एक आइडेंटिटी देते हैं आपकी बॉडी में। एक तरीके से आपको संभाल के रखते हैं, बनाते हैं, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, इसका फैसला वो कॉन्जुगेशन और परम्यूटेशन करता है। आपके कितने एलिमेंट आपके वायु के हैं, कितने एलिमेंट आपके जल के हैं, कितने एलिमेंट आपके अग्नि के हैं। इसी तरीके से जब आप स्त्री बन रही होती हैं तो वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रकृति देती है, उसे पृथ्वी एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि पुरुष के कंपैरिजन में स्त्री को नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर गर्भाशय मिला हुआ है। पुरुष के अंदर गर्भाशय नहीं है, ये स्त्री के अंदर गर्भाशय है। और गर्भाशय पृथ्वी महाभूत को डिनोट करता है, अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है। अर्थ एलिमेंट क्या हुआ? यानी कि एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसी शक्ति जो इसके अंदर धारण शक्ति है, रिसीविंग पावर है।
बर्दाश्त करने की क्षमता है। अर्थ पे कितना भी लात मारिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्दाश्त करने की क्षमता, इस क्षमता के साथ हम पैदा हुए थे, स्त्रियां पैदा हुई थी। जब इस क्षमता पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है, आपके पृथ्वी महाभूत पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तो मेजर प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। इस वर्कशॉप में हम आपको वैद्य नहीं बना सकते, पर आपके बारे में कुछ अवेयरनेस दे सकते हैं जो आपको शायद पहले पता ना रहा हो, जिसकी इस्तेमाल करके आप आने वाली जो प्रोजनी है आपकी उसे संभाल सकते हैं। क्योंकि पहले जिम्मेदारी दादी नानी की होती थी, कहानियों के माध्यम से या नुस्खों के माध्यम से आपकी मदद करना। बुखार आ गया तो सीधे अस्पताल नहीं भागते थे, अपोलो और फोर्टिस नहीं जाते थे। किसी का सर दर्द करता तो सीधे माइग्रेन की दवाइयां नहीं खाते थे। किसी की पीरियड की प्रॉब्लम आ गया तो तुरंत हम हार्मोनल थेरेपीज नहीं लेते थे। ऐसा नहीं था कि उपलब्धता नहीं थी या किसी के पास पैसे कम थे इस वजह से वो अस्पताल नहीं जाता था। ये सारी टैक्टिक्स भारत के पास हमेशा से थी, पर इसका अभिव्यक्ति का तरीका, बताने का जो माध्यम था वो बदलता रहा हमेशा से। आज हम संपन्न घरों से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से हम सब मिल सकते हैं, इस पे वापस से चर्चा शुरू कर सकते हैं, विचार दीपक जला सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपके घर में एक लौ जलती रहे आयुर्वेद के नाम की, कि हाँ आप ऐसा कुछ जानती थी। आने वाले 40 साल बाद आपसे कोई पूछे कि वात पित्त कफ क्या होता है, तो आप एटलीस्ट बताने की मुद्रा में रहें, कि आपकी स्थिति ऐसी रहे कि आप थोड़ा बहुत अंदाजा है आपको, अपने आप को पहचान पाएं। इसीलिए मैं आपको इस सेमिनार के माध्यम से ये जो छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे आपकी चिकित्सा के लिए। सौ लोग ही ज्वाइन हो पाएंगे क्योंकि गूगल मीट का ये लिंक कर देंगे। हाँ? लिंक कर देंगे। मुझे मेरी टीम ने जस्ट अभी प्रॉम्प्ट किया कि इस गूगल मीट पे सिर्फ 100 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी हम इसलिए यूट्यूब पे अपलोड भी कर देंगे, बाकी लोग जो नहीं देख पाएंगे उनको हम पर्सनली भी शेयर कर देंगे इस चीज़ को, तो डोंट माइंड इट, है ना। एकदम उसको बार बार आप रिपीट में मोड में लगा के देख भी सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपने लिए। हम लोग बात कर रहे थे, गर्भाशय की बात कर रहे थे, और इकलौता ऐसा ऑर्गन जो आपके पास है और जिसकी चिकित्सा करके हम आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद के फंडामेंटल सिद्धांत बोलते हैं पंच महाभूत, 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। जब ये 5 एलिमेंट आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होते हैं, जब दिखते हैं, तो वो जल, वायु और अग्नि के रूप में नहीं दिखते हैं, बल्कि वो ऑर्गन्स के रूप में दिखते हैं, ब्लड के रूप में दिखते हैं, आंखों के रूप में दिखते हैं, कान के रूप में, बाल के रूप में दिखते हैं। इन सब के भीतर डिफरेंट एलिमेंट होता है। जब एक वैद्य के पास, एक समझदार वैद्य के पास आप जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की परीक्षा कर रहा होता है। बाल कैसा है, पॉटी कैसी है, स्किन कैसी है, पेट साफ होता है या नहीं होता है, उस सवालों से तलाश क्या रहा होता है। वो आपके स्थिति, आपकी मना स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति देख रहा होता है। क्योंकि आप वो नहीं होती हैं जो दिख रही होती हैं, वो होती हैं जो आप महसूस कर रही होती हैं। और इसी का असेसमेंट ही है एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, जो एक वैद्य ही कर सकता है। पर क्या आपको बुखार आए, आपको हल्का सा हरारत महसूस हो अपने अंदर, बॉडी में हल्की फीवर होना शुरू हो, तो क्या आप तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है नहीं। इस डॉक्टर दिखाओ एंजाइटी से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा इस चीज़ में। क्योंकि अगर आप इतना बात पे डॉक्टर के दिखाना शुरू कर देंगी, तो ना ही आपके घर में आपकी सेविंग बचेगी और ना ही आपके पास समय बचेगा। इसीलिए 24 घंटा से थ्योरी बोलते हैं इसको, यानी कि 24 आवर, 24 घंटा। सर दर्द है, पॉटी है, वॉमिटिंग है, फीवर है, आप या आपके घर में कोई भी, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। ये सब कुछ आज हम इसी वर्कशॉप में डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण रूप से। शायद जितने लोग ने इसे ज्वाइन किया हुआ है, उनमें से बहुत से लोग अपना बहुत कीमती धन और समय बचा सकते हैं भविष्य में। क्योंकि दुनिया सिर्फ एक थ्योरम पे नहीं चल रही है कि बुखार आए तो पीसीएम खाओ, पॉटी हो जाए तो तुरंत एंटीबायोटिक लेकर रोक दो। अगर आप इस तरीके से जीना चाहते तो आप हम लोग यहाँ बैठकर बातें नहीं कर रहे होते। आपके जीवन में आयुर्वेद कट चुका होता। ए फॉर आयुर्वेद नहीं, ए फॉर एलोपैथी बच्चों को पढ़ा रही होती। तो इसीलिए याद रखिएगा, बेसिक चीज़ आपको नॉलेज हमेशा होनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपके हाथ में आपके घर की फार्मेसी है।
आपके हाथ में आपके घर की फार्मेसी है, यानी कि आप मदर के साथ साथ एक फार्मासिस्ट भी हैं, एक वैद्य भी हैं, एक डॉक्टर हैं, एक कंपाउंडर हैं, सब कुछ बन सकती हैं आप, क्योंकि आपके पास एक ऐसे कमरे की चाबी हो चुकी है जो जिसके अंदर दवाइयाँ रखी हुई हैं। किचन, रसोई घर। अगर रसोई सिर्फ खाने के लिए बनती तो आप लोग सिर्फ कुक कहलाएंगे, माता नहीं कहलाएंगे। अगर मैं आपको वैद्य का श्रेणी दे रहा हूँ, आयुर्वेद में माँ को अगर वैद्य बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास एक अस्पताल की चाबी है, वो है किचन। आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रही हैं अपने परिवार के बनाने के लिए, परिवार में बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जो उनको भूख लगती है उनको प्रोवाइड कराने के लिए, वो सब कुछ औषधियाँ हैं। आप हमारे औषधालय में कभी आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा, बिहाइंड द इमेज पता चलेगा, हम भी उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करके, उन्हीं औषधियों का इस्तेमाल करके, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम आपका ही इलाज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का पैसा है। मुझे पता है वो सारी चीज़ें, मुझे पता है कि वो कितनी बेशकीमती चीज़ें हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक बेसिक नॉलेज आपको इस सबसे पहले होना बेहद ज़रूरी है, वो है क्या है आयुर्वेदिक और क्या है नॉन आयुर्वेदिक चीज़ें। हर्बल, ऑर्गेनिक, आयुर्वेद, ये 3 अलग अलग शब्द हैं जिसके बारे में अगर आपको ज्ञान है तो आपका मेजर काम आसान हो जाएगा। आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ऑर्गेनिक, हर्बल, आयुर्वेद। अगर आपने इन तीनों का डिफरेंस पर जाना हुआ है तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। हर्बल क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, आयुर्वेद क्या होता है। आपस के एकदम किराएदार हैं। एक फ्लोर पे आयुर्वेद रहता है, एक फ्लोर पे हर्बल रहता है और एक फ्लोर पर ऑर्गेनिक रहता है। दूर से दिखता है कि एक ही घर के में रहते हैं सब, पर माइक्रोस्कोप लगा कर देखो तो ये तो दुनिया ही अलग है। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख और ईसाई है, ऑल दो आपस में सब भाई भाई हैं, पर ये सब बिल्कुल अलग है। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक हर्बल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं एक ऑर्गेनिक प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। आयुर्वेद एक विरासत है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसमें साइड इफेक्ट है, जिसमें इफेक्ट है, जिसमें बेनिफिट्स हैं, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें हमें एक एक चीज़ नाप नाप के देनी पड़ती हर व्यक्ति के अनुसार, जिसमें क्वांटिटेटिव है, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें लोगों की मृत्यु हो सकती है अगर आपने गलत दवा दे दी। ऑर्गेनिक और हर्बल इंडस्ट्री है सिर्फ, ये विज्ञान, इसे कहना थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि एनीथिंग दैट इज ग्रीन हैज बिकम हर्बल। कोई भी चीज प्लांट बेस्ड है वो हर्बल बन जाती है। कोई भी चीज जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिसमें फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से और अन्य दोष उत्पन्न नहीं किए गए हैं, वो ऑर्गेनिक हो जाता है। शायद आपको इस बात से समझ में ना आया हो, आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। कड़ी का पत्ता छौंक लगाना, कड़ी का पत्ता से अपने सांभर को छौंक लगाना, ये क्या हुआ? अगर कड़ी का पत्ता आपके गमले से उगा हुआ है, जहां पर आपने सिर्फ मात्र चाय पत्ती का प्रयोग किया है खाद के रूप में, आपने सिंपल सा एक मैन्योर बनाया है गाय के गोबर से, वो ऑर्गेनिक हुआ। आपने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक हर्बल प्रोडक्ट बनाया, वो है कड़ी का पत्ता। कड़ी का पत्ते का इस्तेमाल करते हैं आप छौंके में, टेस्ट के लिए करते हैं, ये हुआ हर्बल डिपार्टमेंट। कड़ी के पत्ते का इस्तेमाल करके हमने एक हेयर पैक बनाया जो आपके बालों पे लगाया जाए, हर्बल हुआ, आयुर्वेदिक हुआ। कड़ी के पत्ते का इस्तेमाल हम मिश्री के साथ करके आपके पित्त को कम करने की कोशिश करते हैं, हर्बल हुआ, आयुर्वेदिक हुआ। पर जब हम कड़ी का पत्ता इस्तेमाल करते हैं, उसमें लौंग मिलाते हैं, मिश्री मिलाते हैं और अन्य अपनी औषधियाँ, पुष्कर मूल मिला दिया हमने किसी प्रकार से शंख भस्म मिला दी, ताकि इसकी पोटेंसी इतनी अधिक हो जाए कि आप जैसे इसे खाएं आपको वॉमिटिंग होना बंद हो जाए। जिन्हें मोशन सिकनेस होती है, जो हिल एरिया में ट्रैवल करते हैं, जिन्हें वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, और उसका हमने एक औषधि निर्माण की एक डिफरेंट रेशियो में 3:1:2 के रेशियो में इस्तेमाल की, जिसको लेने पर आपकी वॉमिटिंग तुरंत रुक जाती है,
आपको नौजिया नहीं होता, ये एक आयुर्वेदिक विज्ञान हुआ। आयुर्वेदिक विज्ञान एक ऑफिशियल कोर्स है, आयुष मिनिस्ट्री भारत सरकार का, बीएमएस करना पड़ता है, 5.5 साल अपने आप को घिसना होता है, मंजन करना होता है, खूब किताबें पढ़नी होती हैं, सारे पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब आपको एक डिग्री मिलती है, नाम के आगे वैद्य लगाते हैं या डॉक्टर लगाते हैं, उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपके शरीर में एक एक धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को पढ़ा जाता है, वो कैसे काम करते हैं, उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है, तब आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो सेमिनार है, इसमें एक आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको ऑर्गेनिक और हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी चिकित्सा देने की सलाह देगा, क्योंकि आपके किचन में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब हर्बल है, मैक्सिमम 99% हर्बल है। इसका मतलब है कि आयुर्वेद की जो रूट है वो आपके किचन में ऑलरेडी रखी हुई है। हींग है, मेथी है, अजवाइन है, जीरा है, लहसुन है, प्याज है, सब कुछ तो है आपके पास। तो फिर मेरी फार्मेसी और आपकी फार्मेसी में डिफरेंस ही क्या है? प्रयोग, पता ही नहीं इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या किया जाए जिससे आपका काम बन जाए। सिर्फ इसी की ही बात कर रहे हैं हम एटेक में, बस बातें हो रही है, बस ये बोल रहा हूँ कि बताया जाएगा, अभी तक बताया नहीं जा रहा है कैसे किया जाए, बताते हैं। तो शुरुआत करेंगे ना हम लोग छोटे छोटे रोगों से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली में बहुत ईजिली हैंडल की जा सकती हैं, बहुत आसानी से आप अपने आप को 24 आवर थ्योरी पे तलाश सकते हैं। हेड से लेके टो तक जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऊपर से जितनी दिक्कत होती हैं और घुटने तक जो दिक्कत आना शुरू हो जाती है, इसी क्रम से हम इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, अगर हो चुकी है सर की, तो सिर तो सबसे प्रधान अंग है। बाल, मेरा बाल भी बागा कोई नहीं कर सकता। कई मुहावरे चलते हैं, बाल तो क्राउन होता है, और खास तौर से फीमेल्स, क्वीन का क्राउन होता है हेयर, और ऐसा कोई मुझे आज तक मिला ही नहीं जिसने कहा मेरा हेयर फॉल नहीं होता। तो हेयर फॉल को सिर्फ 2 चीज़ों में समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला, अगर ये प्राकृतिक तौर पर हेयर फॉल हो रहा है, होने दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। बरसात में हेयर फॉल होगा ही होगा, चाहे आप क्वीन विक्टोरिया ही क्यों ना हो जाए। हिलरी क्लिंटन का भी होता होगा, बरसात में भी हेयर फॉल होता होगा। तो प्राकृतिक तौर पर अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, उसको मत छेड़िए। कुत्ते का भी बाल झड़ता है यार, शेड होता है, आपके घर में पेट्स होते हैं तो उनका भी हेयर शेडिंग होती है, गाय का शेड होती है। इट्स पार्ट ऑफ योर जनरेशन, आपकी रीजनरेशन की जो पावर होती है स्किन की, आपकी गट की, ये उसका पार्ट है। उसमें चिकित्सा लेकर अपना पैसा मत खर्च कीजिए, अपना समय मत खर्च कीजिए। अगर बरसात का समय चल रहा है, एक बरसात और पतझड़ और बरसात, मॉनसून का सीजन, और ये जो फरवरी से मार्च का ट्रांजिशन पीरियड आता है, वसंत का जहाँ पे पीरियड आता है, पतझड़ का जब आ रहा होता है, ये जनवरी से मार्च का समय, इसमें ऑटोमेटिक शेडिंग ऑफ हेयर होता है। इसीलिए होने दीजिए, मत परेशान रहिए, अपने गुनगुना पानी पीते रहिए और इंतजार कीजिए कि मौसम जब बदल जाए। दूसरा, विकृत अवस्था में, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तब माता के रूप में आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं, ये चीज़ सोच के कि ये हेयर ऑयल लगा लो, मार्केट में इसकी ऐड आई थी, केश किंग लगा लो, या फिर वो कौन सा चल रहा है वो आदिवासी तेल लगा लो, वो उससे तो बाल रुक ही जाएगा। नहीं रुकेगा। हम लोग अपनी जान छिड़क देते हैं अपनी कॉस्मेटिक्स को बनाने में। हमारे पास तिल के तेल से कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, जान छिड़क देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हेयर ऑयल इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो आपके कारण पे कभी काम नहीं करेगा, वो आपको साइकोलॉजिकल रिलीफ देता रहेगा। चाहे आप दुनिया का कोई भी हेयर ऑयल इस्तेमाल कर ले, हेयर सीरम से लेकर कुछ भी कर ले, बाल एक ऐसा ऑर्गन है जो घास है, ग्रास है। इसके नीचे जो खोपड़ी है ना, जो जा रहा है बाल के नीचे, रक्त, ब्लड, जब तक ब्लड में औषधियां नहीं जाती हैं, आपको यू विल फील नथिंग, आपको कोई बदलाव नहीं आएगा। कभी कभी अगर प्रॉब्लम एक्सटर्नल है,
यहाँ पे रूखापन है तो आप कोई भी ऑयल लगाएंगे, तिल का तेल भी लगाएंगे तो भी आपका हेयर रुक जाएगा, उससे आपको किसी प्रकार से अन्य औषधि की उपयोगिता नहीं होगी। सिर्फ ब्लैक सेसमे ऑयल की भी हल्की हल्की रबिंग करना शुरू कर देंगे तो भी आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जब प्रॉब्लम 90% केसेस में इंटरनल होती है, द ब्लड फ्लो नीचे, और ब्लड फ्लो पे आपको सिर्फ एक चीज मदद कर सकती है, वो है आपकी जुबान के नीचे जो जा रहा है, स्टमक पे, क्योंकि आपके ब्लड का संबंध सिर्फ स्टमक से है। आप यहाँ कुछ भी लगा लो, हेयर पैक लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं करने वाला जब तक आप अपने खाने पे ध्यान नहीं देंगे। जो लोग नमक बहुत अधिक खाते हैं उनका बाल खराब होता ही होता है। कुछ दिनों के लिए नमक को चेंज करिए, नमकीन चीजें, एनीथिंग दैट हैज सॉल्ट, रिड्यूस इट हाफ, रिड्यूस इट अप टू हाफ, इसको आधा कर दीजिए। दूसरा, पानी खूब पीना शुरू कीजिए। खूब पीना मतलब कि अपनी क्षमता से थोड़ा सा बढ़ाकर। क्यों? क्योंकि पानी पीने से आपका जो मल होता है वो निष्कासित होता है बॉडी का, यानी कि आपकी पुराना जितना कचरा है, आप जो किचन में रात दिन काम कर रही होती, पसीना बहा रही होती हैं बिना पानी पिए, तो आपकी बॉडी में लगातार टॉक्सिन इकट्ठा हो रहे होते हैं, आम दोष इकट्ठा हो रहा होता है, वो धीरे धीरे करके शट आउट होना शुरू हो जाएगा, निकलना। तो सबसे पहले पानी अधिक पीजिए, नमक थोड़ा कम कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी जो खट्टी चीजें होती हैं, खट्टी चीजें, विषाक्त चीजें, उसको कम से कम करें। नींबू, डर्मैट्स क्या बोलते हैं, विटामिन सी लो। विटामिन सी से क्या होता है, बाल बड़े अच्छे होते हैं, ये खाओ वो खाओ। ये सारी बातें तब लागू हो रही हैं जब आप एक आयुर्वेदिक दिनचर्या में आना चाहते हैं, वरना ही मैं किसी काम का नहीं हूँ आपके लिए। मैं डर्मैट नहीं हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। मेरी दुनिया अलग है। मेरी दुनिया में दही बादी होता है, दही कल्प्रिट है, दही क्रिमिनल है, और उनकी दुनिया में दही प्रोबायोटिक होता है। दही के बिना उनका काम ही नहीं चलता। तो हम दो विपरीत चश्मे वाले लोग हैं। मेरी पावर अलग है, उनकी पावर अलग है। तो ये जो चश्मा मैं आपको पहनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी दुनिया का आईना दिखा रहा हूँ। अगर आप बेसिक गर्म पानी पीना शुरू कर दें, आप नमक कम कर दें, आप खट्टी चीजें कम कर दें, और अपने आहार में प्राकृतिक तौर पर मीठी चीजें जो उपलब्ध होती हैं उनका सेवन कर दें, यानी कि मीठे फल और कड़वी सब्जी का कॉम्बिनेशन मामा और भांजे का होता है। कड़वी सब्जी, मीठा फल। कड़वी सब्जी जितना खाएंगी और मीठे फल आप जितने खाएंगी, आपका पित्त हमेशा शुद्ध रहेगा बॉडी का, आपकी स्किन चमकती रहेगी। अगर आपकी स्किन में किसी प्रकार से कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो कड़वी सब्जी, मीठे फल, क्योंकि बाल आपकी त्वचा का एक्सटेंशन है एक तरीके से। और आयुर्वेद बिलीव करता है कि ये सिर्फ त्वचा नहीं बल्कि आपका बोनी पार्ट जो होता है, आपकी बॉडी का जो भी बोनी मास है, उसका ये एक्सटेंशन है, नॉट जस्ट स्किन। इसीलिए ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, नट्स, मूंगफली, ऐसी जितनी चीजें जो फोड़ के खाई जाती हैं, उन सभी चीजों का सेवन अगर आप अधिक कर देते हो, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। नॉट जस्ट बाल, दांत और नाखून भी। यानी कि मैंने एक ही पॉइंट पे आपकी स्किन के बारे में बताया है, आपके हेयर के बारे में बताया है, आपके नेल्स के बारे में बताया है, और दांतों के बारे में बताया है। इसके नीचे आते हैं, ऑर्गन बहुत ढेर सारे हैं दोस्त। शुरू करते हैं। स्किन के बारे में मैंने बता दिया, बात करते हैं आंखों के बारे में। चश्मा लगाए हुआ डॉक्टर आपके बारे में, आंखों के बारे में बताने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चश्मा लगाने वाला डॉक्टर आपको ये बता रहा है कि आंखें कैसे बचाई जाए। इसकी गंभीरता समझिए। मैं अपनी नहीं बचा पाया, मैं चाहता हूं आप सबकी बची रहे। सिंपल सा सिद्धांत है, जो चीज जैसे दिखती है उस पर काम करती है। इसको बोलते हैं लोक परलोक सिद्धांत। आपकी आंखें आंवले जैसी दिखती हैं यार, आंवला है आपके आंखों में। आंवले को अगर मेरे जो भतीजी है, माफी, भांजी जो है, उसको प्रोजेक्ट मिला था कि बॉडी ऑर्गन बनाना हो, तो उसने आंख चुना था। तो मैंने उसको बोला था कि आंवले को वाइट पेंट में डिप कर दो, उसमें हल्का आगे ब्लैक लगा दो, आपकी आई बॉल बन जाएगी। उसने वो किया, उसको फर्स्ट प्राइज मिली थी। एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि आपकी आंखें जो कोई बचा सकता है वो है आंवला। आंवला सिर्फ इकलौती ऐसा फ्रूट होता है, खट्टा फ्रूट होता है, जो आपकी जुबान को सिर्फ खट्टा लगता है, आपकी बॉडी को नहीं। हमारे लिए आंवला रसायन होता है, एक ऐसी चीज जिसको ईश्वर ने भर भर के ताकत दी है कि तू जा,
तू बॉडी में जा, तू सबको आराम दे, खास तौर से आँखों के लिए। अगर आप आंवले का सेवन करते हैं किसी भी रूप में तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। सबसे आसानी से अगर आप आंवला खा सकते हो तो मुरब्बे के फॉर्म में खा सकते हो, क्योंकि खट्टा आंवला अगर आप खाना शुरू करते हो तो 1 से 1.5 से ज़्यादा आपके दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे। इसीलिए आंवला के फॉर्म को चेंज करो। कैंडी मत खिला देना बच्चों को, उसमें चीनी होती है। मुरब्बा, गुड़, खांड से बना मुरब्बा। इसीलिए च्यवनप्राश हम लोग जो बना रहे होते हैं उसमें 95% हम लोग आंवला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आंवला च्यवनप्राश के रूप में काम करे या ना करे, आंवला आंवले के रूप में काम करता है, तो वो तो फिट करेगा ही करेगा बॉडी को। तो आप अपने घर में बाहर सामान लेने से, हम लोगों से सामान लेने से अच्छा है आप थोड़ा सा एफर्ट करके अपने किचन में कुछ बना कर रखिए जो मंचिंग के रूप में अपने बच्चों को दे सके। मैगी 2 मिनट में बनती है, आंवले का मुरब्बा शायद 20 दिन में बने, पर हाँ वो 20 सेकंड में आप बच्चे को दे सकते हो, उसकी भूख को तर्पित कर सकते हो। तो इस तरीके से क्लेवर होकर आप अपनी छोटी छोटी हरकतें कर सकते हो जिससे कि आप एक अच्छी टंग दे पाओ, अच्छी जुबान दे पाओ, अच्छी आदत दे पाओ। आंखों के नीचे आते हैं, आंखों पीछे जाते हैं, कान के पास जाते हैं। कान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई दवा नहीं है। एक ऐसी चीज जो आप लोग मिस कर रहे हो वो है कान छिदाना। अगर आप चाहते हो कि आपका गर्भाशय सुरक्षित रहे तो अपने बच्चे को, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाद किसी पुरोहित से मिलकर, जो एक्चुअली में आपके घर में जो पुरोहित होते हैं उनके साथ मिलकर सही वक्त पर कान छिदाना शुरू करिए। क्योंकि प्यूबर्टी के पहले जब कान छिद जाता है, अगर आपकी कोई बच्ची है या बेटा है या बेटी है, राइट टाइम पे अगर बच्चे का कान छिदता है तो उसके टेस्टिकल्स, अंडकोश, और अगर बेटी है तो उसके गर्भाशय में बहुत अच्छा डेवलपमेंट शुरू होता है। हमने ऐसा देखना शुरू किया कि बहुत से बच्चियों के पीरियड्स जो 12 से 13 साल में आने चाहिए थे वो 8 से 9 साल में आना शुरू हो जा रहे हैं। अर्ली मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जा रहा है, और उसका कारण जब पता करो तो गायनेक बताते हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ऐसा ही होता है, कोई ड्रग इंड्यूस्ड है, बाकी चीज़ें, पर ऐसा नहीं। एक पैटर्न देखा है हमने, जिनके कान बहुत लेट से छिदते हैं या छिदते ही नहीं हैं उनके साथ ये समस्या होना शुरू होती है। पहले छोटे, मेरी मम्मी लोग बताती थी पहले कि जब मेले में वो लोग जाते थे तो उनकी मम्मी लोग मिलकर कान उनका छिदवा देती थी, वो लोग रोते हुए वापस आते थे। उसका लॉजिक होता है, यहाँ पे एक आदित्य छिद्र होता है इस जगह पॉइंट पे, जो पुरोहित होते हैं वो आपको बता देंगे। अगर पुरोहित को थोड़ा बहुत आइडिया होगा पुरोहित का तो बता सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट होता है जो आप झुमके पहनने के लिए यहाँ पर कान छिदाते हैं। मैं इस पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद से इसका संबंध नहीं है। यहाँ पे पॉइंट होता है आदित्य छिद्र का। अक्सर राजस्थान की महिलाएं ऐसा करती हैं। अक्सर देखा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं वो कान में इस जगह बाली पहनती हैं। इस जगह अक्सर राजस्थान और गुजरात में भी देखा गया है कि यहाँ पर वो अभी भी प्रथा कर रही होती हैं। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहाँ पर छिदना चाहिए। इसका संबंध आपके लंग्स से भी होता है और गर्भाशय और टेस्टिकल से होता है पुरुषों में। इस तरीके से कान का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो कान में आपको ये करना है, कान में ऑयलिंग करना, इसका मसाज करना, ये नींद को ट्रिगर करता है। अगर आपको नींद की समस्या है तो हल्का मसाज कर सकते हैं, तिल के तेल से हल्का मसाज करके रात में सो सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपकी छोटी आंतें, जहाँ पे जो कचरा होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, जो पुराना मल होता है, पेट में पुराना मल चल रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो भी धीरे धीरे वो भी शांत होना शुरू होता है प्रैक्टिस में। और नीचे आते हैं गले के लिए, जिसे अपनी आवाज़ सुरीली करनी है, जो अपने बच्चों पे बहुत चिल्लाती हैं, जिनको और आवाज़ प्रखर करनी है अपने बच्चों को डांटने के लिए, अपने गले का सही इस्तेमाल करना है। तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत मदद दे सकती है, दिखा सकता हूँ, वो है मुलैठी। मुलैठी को शहद के साथ अगर आप लेना शुरू करती हैं, मुलैठी को, यष्टि मधु को अगर आप शहद के साथ लेना शुरू करती हैं तो आपकी उदान में, आपकी वाणी में और बल आना शुरू होता है, जिससे कि आप अपने बच्चों को तमीज़ से डांट सकती हैं, नई नई भाषाओं में गालियाँ दे सकती हैं, अनेक शब्दों का प्रयोग करके उन पर शासन और सुशासन कर सकती हैं। यष्टि मधु को आप दूध में भी बॉईल कर सकती हैं। मैं पर्टिकुलर, क्योंकि आप सबकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, आप वात हो सकती हैं, पित्त हो सकती हैं, कफ हो सकती हैं, तो मैं सिर्फ वही जनरलाइज चीज़ें आपको बताने वाला हूँ
जो आप पे सब पे लागू होती है, क्योंकि आप सबकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। मैंने सबको बताया कि हम सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट से बने हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि सर मैं क्या लूँ, मेरे को ये समस्या, मैं क्या लूँ, क्योंकि वो आपकी प्रकृति पे बेस्ड होता है। पर मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो सब पर लागू होती हैं, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में। गले के लिए यष्टि मधु। अब यष्टि मधु काम हमारे पास, अगर औषधि में किसी को माता बोला गया है शास्त्रों में, तो वो हरीतकी बोला गया है, हर्रे को बोला गया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मौसी हैं औषधियों की, वो मुलैठी हैं। अगर माता है हरीतकी तो मौसी है मुलैठी, क्योंकि जो मुलैठी होती है ना, वो इतनी बार वर्णन किया गया है चरक संहिता में कि ऐसा प्रेम हो जाता है आपको उससे, आपको समझ में नहीं आ रहा ये तो काम करेगा ही करेगा। जब आपको मम्मी डांटती हैं तो नानी के घर में मौसी ही होती हैं जो बचा सकती हैं आपको। द मौसी इज द मुलैठी, नॉट जस्ट योर थ्रोट, नॉट जस्ट योर वाणी, नॉट जस्ट, ये होलसमली ब्लड पे काम करता है। तो हमारे यहाँ एक खास बात है कि 100 बीमारी में एक औषधि इस्तेमाल हो सकती है। अगर आपको राइट वैद्य मिला हो, अगर आपको राइट तरीके से आपकी डायग्नोसिस बनी है, तो आपको कोई भी बीमारी हो आप एक औषधि से ठीक कर सकते हैं। तो मुलैठी अक्सर वो औषधि होती है। मुलैठी का प्रयोग नित्य किया जा सकता है, बॉईल करके, दूध में बॉईल करके, चूर्ण के फॉर्म में। और एक चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, ये खास बात जो शायद कुछ महिलाएं इस चीज़ से रिलेट करें। अगर आपके हस्बैंड या फिर आप एल्कोहलिज्म से पीड़ित हैं, शराब की लत से पीड़ित है, अगर शराब की लत से पीड़ित है, तो मुलैठी बहुत अच्छा काम कर सकती है। इस बात को नोट डाउन करिए। अगर आपको अल्कोहल या स्मोकिंग छोड़नी है, तो वो तो विल पावर पे बेस्ड होती है। प्रतिज्ञा और संकल्प से ही अपनी स्मोकिंग और आप अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। पर मेडिसिन जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे केसेस में, जो जनरलाइज वे में देते हैं, ऑल्दो हर चीज़ तो आपको पता ही है, उसका भी नित्य प्रयोग। तंबाकू में मुलैठी मिला मिलाकर हम लोग खिला रहे होते हैं। उससे भी एडिक्शन, डी एडिक्शन, हमारा जो डी एडिक्शन प्रोग्राम वगैरह हो रहा होता है, उसमें भी मुलैठी से यज्ञ करा रहे होते हैं, मुलैठी खिला रहे होते हैं, मुलैठी सुंघा रहे होते हैं, किसी भी रूप में बॉडी में दे रहे होते हैं, अलग अलग रूप में, लेपन के रूप में दे रहे होते हैं, खिला के रूप में। तो यहीं पे जिक्र कर दे रहा हूँ ताकि आपको गले के नीचे शराब जाती है और धुआं भी जाता है, तो यहीं सुन लीजिए, ये भी गले से याद रहेगा आप सबको, है ना। गले के नीचे आते हैं लंग्स, फेफड़े, अनेक बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, तमाम बीमारियां हैं, बचपन से लेकर टीबी भी होती है, खांसी भी इसमें आती है, लंग्स में पानी भर गया है, सब कुछ आप लंग्स का जो सोच सकती हैं वो। ऐसे केसेस में जो सबसे शानदार काम करता है वो दालचीनी और काली मिर्च करता है। दालचीनी एंड काली मिर्च विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अंजीर। अगर आप अंजीर को फाड़ते हैं बीज से और अगर ऐसे रखोगे तो लंग्स जैसा दिखता है। मुनक्का, अंजीर, मुनक्का, जो मुनक्का होता है, दैट रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स, अगर आप देखो तो सिकुड़े हुए लंग्स जैसा दिखता है। अगर उसको टेबल पे अपने पास रखोगे, किचन के डब्बे में देखोगे कि मुनक्का कैसा दिखता है, आपको लगेगा यार ये तो लंग्स जैसा, फेफड़े जैसा, सिकुड़ा हुआ फेफड़ा जैसा दिखता है। अंगूर, अंगूर, अंजीर, ये जितनी भी जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके फेफड़े पे काम आती है। इसीलिए हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट प्राणवायु के आ रहे होते हैं, उनके अनुपान के रूप में मुनक्के के पानी के साथ हम दे रहे होते हैं। मुनक्के का पानी, अगर आप अंजीर या मुनक्का, काली मिर्च और छोटा सा दालचीनी के साथ अगर आप प्रयोग कर रहे, काली मिर्च और दालचीनी कफ को बहुत तेजी से कम करता है, तो वो कफ स्थान होता है, इस वजह से वो मदद करता ही करता है, फॉर श्योर शॉट, चाहे आपकी प्रकृति कोई भी हो। इसलिए 2-2 चुटकी दालचीनी और काली मिर्च और प्रॉपर मुनक्का या अंजीर, 1 या 2 फांकी बड़ी सी, छुहारा, और छुहारा भी सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका प्रयोग करके आप अपने लंग्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, फेफड़े में हल्की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो इन सब का प्रयोग आप 24 घंटे में किया जा सकता है। अगर आपके बच्चों के सिम्टम कम होना शुरू होते हैं, दैट मीन्स आप अच्छी वैद्य हैं। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आप इस्तेमाल करना सीख सकती हैं। आपको चीज़ें पहचानना आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये काम तो करता है, बस शायद अभी मेरा उतना ज्ञान अच्छा नहीं है। आपको उन 24 घंटों में ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पास औषधियाँ वाकई हैं,
ये वो स्टेज होती है जहाँ पर आप ठीक कर सकती हैं। अगर 24 घंटे के बाद भी आपको समस्या अधिक लग रही है तो पैसे मत बचाइए, डॉक्टर की फीस मत बचाइए, राय लीजिए, परामर्श लीजिए और दवाइयों का प्रयोग कीजिए। ये सारी कल्पनाएं आहार कल्पना में आती हैं, जितनी मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेडिसिन कल्पना में नहीं आती हैं। ऐसे आहार जो औषधि जैसे काम करते हैं, ये उन्हीं की वर्कशॉप है। 24 आवर का ये जो पूरा टाइम पीरियड होगा, इसका ठीक ठीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई कफ और वेट कफ में सेम मेडिसिन होगी, इसी का इस्तेमाल करेंगे। मैं वही जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। चेस्ट पे आते हैं, चेस्ट पे आ चुके है ना, हार्ट पे चले या फिर लीवर पे आए, हार्ट या लीवर टाइप कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा इंटरेक्टिव किया जाए यार, ऐसा लग रहा है कि एक आदमी लगातार मोदी जी की तरह बोल रहा है सुबह 8 बजे। शिल्पी जी का कहना है लीवर पे, बाकी मित्रों का क्या कहना है? कहाँ जाना चाहती हैं आप, राइट या लेफ्ट? विमेन आर ऑलवेज राइट, तो हम लोग राइट पे जाएंगे। औरतें हमेशा सही होती हैं, इस वजह से राइट। हार्ट। मेरे को कुछ पुरुष दिख रहे हैं इस सेमिनार में, मुझे शर्म आ रही है। मैंने पुरुषों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा बोल दिया है, दोस्त माफ करना। मुझे अपनी उस पर लिखा है जर्नी, दिस वर्कशॉप इज फॉर विमेन, मुझे अपनी वर्कशॉप में पुरुष दिख रहे हैं। लगता है वो ये सारी जानकारी हासिल करके अपनी पत्नियों को ठीक ठीक ज्ञान देने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी पुरुष है, जीवित है ना? तो सिंस विमेन आर ऑलवेज राइट, तो हम लोग राइट की तरफ जाते हैं, लीवर की तरफ जाते हैं। लीवर अगर आपकी बॉडी में कोई आपका गहरा मित्र है, आपके जीवन में अगर आपका कोई गहरा मित्र है, उस पर कम विश्वास कीजिए, अपने लीवर पे अधिक विश्वास कीजिए। यही इसकी तुलना है। आपका पड़ोसी आपसे धोखा दे सकता है, आपकी सहेली आपकी पीठ पीछे बुराई कर सकती है, पर लीवर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। लीवर एक ऐसी ऑर्गन है आपके साथ, यकृत एक ऐसी चीज है जो वैद्यों का सबसे बड़ा दोस्त होता है। जब किसी नया जब कोई वैद्य बनता है, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको क्या बीमारी है, तो आपके सिर्फ लीवर को डिटॉक्स करने की बात करता है, आपके लीवर को साफ करने की बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपका लीवर साफ है, अगर आपका लीवर सही है, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है ये मूल है रक्त का। अगर आपका लिवर सही होता है तो आपकी मेजर प्रॉब्लम साफ रहती है, शांत रहती है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा होता है। आप मॉडर्न डायग्नोसिस में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बोल रहे होते हैं ना कि SGPT SGOT बहुत हाई है, बिलिरुबिन बहुत हाई है, अरे बाप रे क्या होगा, बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे होते हैं। ये सब लिवर की प्रोफाइल होती है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में खास तौर से स्टमक और लिवर का इलाज बहुत शानदार होता है, क्योंकि हम जिस प्रकार से लिवर को देख रहे होते हैं ना, उस प्रकार से दूसरे डिपार्टमेंट नहीं देख रहे होते। तो आपको अपना लिवर सही रखना है तो हमेशा रक्त का विचार आना चाहिए, ब्लड का विचार आना चाहिए कि आपको बेसिकली ब्लड सही रखना है। और उसके लिए मेरा लॉजिक मीठे फल कड़वी सब्जी, मीठे फल कड़वी सब्जी, जितना तिक तरस का आप सेवन करते हो मीठे के साथ, उतना ही अच्छा आपकी लिवर प्रोफाइल होती है। इसीलिए सर मैडम आयुर्वेद की 90% औषधियां कड़वी होती हैं। छोटे बच्चे कहते हैं बड़ी कड़वी दवा दी सर ने, बड़ी कड़वी दवा दी। उसका रीजन यही है क्योंकि हमारी जितनी औषधियां हैं 90% वो लीवर पे काम कर रही होती हैं, क्योंकि सबका रस जो होता है वो कड़वा होता है। आपकी थाली में कड़वी सब्जी होनी चाहिए और कोई मीठी चीज होनी चाहिए। शुरुआत मीठे से करना है, अंत कड़वे से करना है। मीठा मतलब क्या? एलोपैथी में कहा जाता है डेजर्ट खाओ, हमारे यहाँ कहा जाता है मीठा पहले खाओ। तो यानी कि मुरब्बा पहले खाना है, खीर पहले खानी है। भगवान कृष्ण को भोग मीठा चढ़ता है, सबसे पहले चढ़ता है, उसके बाद कुछ नीचे शुरुआत होती है, पीछे शुरुआत होती है। एग्जैक्टली यही लॉजिक है। तो पहले क्या? पहले मीठा, उसके अंत में कड़वा। MALT पूरा एक लॉजिक होता है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कसाय, पूरा अंत तक उसका सेवन करना होता है। तो मीठा फल और कड़वी सब्जी ये आपके लिवर को हमेशा स्वस्थ रखता है। परवल उसका दोस्त है। परवल
अगर आपको लगता है कि आपका लिवर प्रोफाइल ठीक नहीं आ रही है, या फिर आपके हस्बैंड की, आपकी, आपके बच्चे की लिवर प्रोफाइल बिगड़ी हुई है, कड़वी सब्जी, यानी कि कड़वी मतलब होता है बेस्वाद, जिसमें स्वाद नहीं होता, जिसको हम लोग सस्ता से समझ के बीमारी में आईसीयू में जो बेड में खा रहा होता है आदमी सूप बना कर, उसका इस्तेमाल। तो करना क्या है, परवल, लौकी, तरोई, नेनुआ एज अ इंडिपेंडेंट इसका सूप लेना शुरू कीजिए, तरी के फॉर्म में, सूखी सब्जी नहीं बल्कि तरी के फॉर्म में। अगर आप इसको देना शुरू करते हो तो आप खुद देखोगे कि आपकी प्रोफाइलिंग 20 यूनिट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। हमारी सारी औषधियाँ, जैसे कि गिलोय आप लेते होगे, गिलोय तीखी होती है यार, तिक्त होती है, मैक्सिमम औषधियाँ तिक्त होती हैं, तो इसका आप हमेशा इस्तेमाल करिएगा। शिल्पी जी, ये सवाल मैं आपको जवाब दूंगा कि फ्रूट्स और साथ में खाना चाहिए, मेरे लेक्चर का पार्ट है ना, तो मैं इसका आंसर दिस, पहले बाकी आते हैं। तो लिवर के लिए मैंने ये बात कर दी, नीचे आते हैं, स्टमक, पेट, महामारी, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी महामारी है जो कोविड से पहले उतना ही दुख देती है सबको। दुश्मनों को भी कब्ज ना हो, ऐसा कहते हैं जिन्हें कब्ज होता है। हमारी ओपीडी में अगर कोई दुखी आत्मा आता है तो मुझे पता रहता है कि इस आदमी का जो दुख है वो जल्दी से जल्दी कम होना चाहिए, क्योंकि पेट की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसका पेट सही, हर चीज़ सही। क्या बोलते हैं वो, पेट सफा हर रोग दफा, राजू श्रीवास्तव की याद आती थी। बेसिक चीज़ हम सब कुछ कर रहे होते हैं, पर फिर भी पेट से हार जाते हैं। मैंने जितने भी अपने ओपीडी में सबसे अमीर लोगों को देखा है, सबसे रईस लोगों को देखा है, वो पेट की बीमारी से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो सब कुछ खा सकते हैं, वो सब कुछ पचा सकते हैं, वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अक्सर हम खाना अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से खाते हैं। मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ इसलिए पिज़्ज़ा खाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं सबवे के लिए, मेरे पास डोमिनोज का एक्सेस है, मेरे पास स्विगी का कार्ड है, मेरे पास जोमेटो का कार्ड है, इसलिए मैं खा सकता हूँ। मैं कमाता क्यों हूँ? खाने के लिए तो कमाता हूँ। ये सुनने को मिलता है हमें। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यानी कि आज पहले इंसान जीने के लिए खा रहा था, दाल चावल मिल गया ठीक है, हरी नाम ले लिया बहुत है, पर अब क्या है, मुझे ये भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था इंटरनेट उस पर और तड़का बना देता है। नए नए शेफ आ जाते हैं जो आपको बताते हैं इसमें ये मिलाकर, आइसक्रीम फुल्की मैंने देखी है, ऐड देखी इंस्टाग्राम पर, जिसमें पानी पूरी के अंदर आइसक्रीम डालकर खिलाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि वो आपको देखने में अच्छा लगता है, आपको देखने में अच्छा लगता है, इस वजह से आप खाना शुरू कर देते हो। प्लीज़ आप लोग म्यूट कर लीजिए भाई, कुछ लोग को दिक्कत हो रही है, आप लोग सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जितने आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस लेना शुरू करते हैं, जितना आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं भोजन के साथ, उतना ही आप ट्रबल में पहुंचना शुरू करते हैं। जितना आपको नए नए कॉम्बिनेशन चाहिए, कल की आई चीजें लेना शुरू करेंगे तो आने वाली बीमारियां आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे बड़ी गलती होती है स्टमक की, आप सही टाइम पे उसको भोजन ही नहीं देते, क्योंकि आपको लगता है एक ऐसा ऑर्गन है जो डस्टबिन जैसा है, इसमें कुछ भी डालो सब पच सकता है। पर हमारी दुनिया में, वैद्यों की दुनिया में, स्टमक पहला ब्रेन होता है, दूसरा ब्रेन आपकी जुबान होती है, और तीसरा ब्रेन ये होती है। यानी कि ये तो सबसे आखिरी में काम करता है। आहार, निद्रा, आनंद, ये आपके उपस्तंभ है, और इसका उपस्तंभ का ये जो नींव है, ये आपकी जठर अग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपका पेट, आपका स्टमक। पेट को अगर आपको ठीक रखना है तो इतना याद रखिएगा, इसकी इज्जत करना शुरू कीजिए। कैसे? 2 तरीके से कर सकते हैं। टाइमिंग, हम जो बाहर सूर्य होता है वो डिनोट करता है नाभि को। सूर्य के हिसाब से अगर आप भोजन करना या करवाना शुरू करते हैं, आपकी पेट की समस्या 30% बिना कोई दवा खाए कम हो सकती है। यानी कि मील टाइम, सूर्य की गति के हिसाब से भोजन करना। आपके पति कितने बजे भी भोजन करते हो, चाहे उनकी जॉब बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो 11 बजे लौट कर आते हो, रात को आते हो, अगर आपने उनके अंदर ये आदत नहीं डलाई तो कल को वो पेट के बीमार व्यक्ति होने ही वाले हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको डायबिटीज होकर रहेगा, आप नहीं रोक सकती। आपको खुद को डायबिटीज होगा, वो आ जाएंगे तो मैं खाऊंगी, या फिर मैं पूजा कर लेती हूं तो मैं खाऊंगी, और वो टाइम चला गया। आपको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। भूखे पेट भजन नहीं होता, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। जिसने कहा था वो बहुत भूखा आदमी था, बीमार भी था। इसीलिए मील टाइमिंग को
प्लीज मत छेड़िए। मील टाइमिंग कौन डिसाइड करता है आपके लिए? क्या कोई कल का आया आदमी आपके लिए डिसाइड करेगा? इंटरनेट पर कोई आदमी डिसाइड करेगा? नहीं, सूर्य डिसाइड करेगा। सूर्य आ रहा है, खाना है। सूर्य जा रहा है, खाना है। सूर्य सबसे प्रचंड है, खाना है। यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एज अ जननी, एज अ मदर, आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। एज अ जननी, है ना, बहुत बहुत शानदार चीज़ है ये चीज़, मैं इसको मिस नहीं होने देना चाहता ये चीज़। एज अ जननी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं। आपको लगता है कि बच्चे को खाना बना दिया जाए, बच्चा खा ले, उसके बाद मैं अपना देख लूंगी। जो खाना आपने बनाया है आपको वो खाना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि आपका बच्चा आपकी सिर्फ नकल करेगा एक समय के बाद, क्योंकि उसने आपको कभी देखा ही नहीं खाते हुए, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन वो स्कूल नहीं जाएगा उस दिन वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। ब्रेकफास्ट आपका नियम होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है दिन का खाना राजा की तरह, रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए। और गृहिणी हैं आप सब, आप गृहिणी हैं, दैट मीन्स गृहस्थ में हैं हम सब। और गृहस्थ में इंसान को तीन समय भोजन करना है। अगर आप स्टूडेंट होते तो आपको 2 समय भोजन करना होता। अगर आप सन्यासी होती तो 1 समय भोजन करना होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि भूख जगाई जाती है, भूख लग नहीं रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बीमारी का लक्षण है। वैद्य से मिलिए। इसीलिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 8-12-8, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच, रात के 8 बजे खाना। जैसे जैन लोग रहते हैं यार, जैन लोगों से अच्छा कोई आयुर्वेद फॉलो नहीं करता। सनसेट के बाद, संध्या काल के बाद खाते ही नहीं है। सबसे कम पेट की बीमारियां हमको जैन में दिखती हैं, क्योंकि उनको पता है, उनके यहाँ कल्चर में है, धर्म में है, उनमें उनकी आदत में आता है। इसी आदत को हमें चुराना है। संध्या काल हो जाता है, भोजन नहीं करना है। ये नियम बता कर आज लोग नोबेल प्राइज ले गए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए सही हो जाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग, अरे भाई यही तो एकादशी व्रत था, यही तो सोमवार का उपवास था, यही तो मंगल बुध बृहस्पति का व्रत था। हम लोग धोती पहन के बताएं तो हम लोग नहीं मानेंगे, अगर हम यही सूट पहन के और गोरी चमड़ी में बताएंगे आप लोग मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। आयुर्वेद वही पुराना ज्ञान है। इन सारी चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। पेट की बीमारी से ठीक होना है, मील की टाइमिंग को पहले ठीक करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं दे सकता हूं वो ये है, स्नेह पान करना शुरू कीजिए। अपनी सेविंग, अगर आप अपनी गृहस्थी को बचाए रहना चाहती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूं वो है 3 लोगों से दोस्ती करिए। 3 शुद्ध लोगों से दोस्ती कीजिए। पहला है तिल का तेल, शुद्ध तिल का तेल। जितना शुद्ध तिल का तेल आपके पास होगा उतना ही आपको वायु से शांति मिलेगी, उतना अच्छा आपका गैस पास होगी, उतना अच्छा पेट साफ होगा। खाने में तिल का तेल, मालिश में तिल का तेल, कान में लगाना, काजल बनाना इससे, और खाली पेट 2 चम्मच तिल का तेल लेना। अगर आप वायु रोग से पीड़ित हैं, अगर आपका वैद्य कहता है कि आपको वायु रोग है तो तिल का तेल। अगर आप पित्त रोग से पीड़ित हैं तो खाली पेट 2 चम्मच घी, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी। अपनी सेविंग काले तिल के तेल में और शुद्ध गाय के घी में इन्वेस्ट कीजिए। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए। सही जगह पैसा खर्च करेंगे तो आपका बहुत बड़ा पैसा बचेगा। आजकल 50-50 हजार रुपए के टेस्ट होते हैं, तब डॉक्टर आके बोलता है ये बीमारी आपको है ही नहीं, और उतना ही पैसा आप शुद्ध काली तिल में खर्च कर देती, अच्छे घी में कर देती तो बीमारी होती ही नहीं। इसीलिए अपना पैसा सही जगह खर्च कीजिए, सही लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, सही तरीके से। गलत जगह पैसा बचाना शुरू कर देंगी तो आप बीमारियों को इनवाइट कर रही हैं। तो करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुद्ध काली तिल का तेल या व्हाइट सेसमे ऑयल अपनी क्षमता अनुसार, और शुद्ध गाय का घी। 400 रुपए किलो में गाय का घी मिल रहा है। आप समझ सकती हैं क्या मिला के दे। इतनी तो गाय नहीं है जितना घी बन रहा है, ये पनीर जैसा हो चुका है। आप अपने लोकल डेयरी के पास जाकर बोलिए कि भैया मेरे घर में शादी है, मेरे को 500 किलो पनीर चाहिए। वो बोलेगा भैया 1 घंटे बाद आना। उसके पास 2 गाय है और वो आपको 500 किलो का पनीर का ऑर्डर ले लेंगे आपसे। वो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते जिसका दूध निकल सकता है उसका मिक्स करके आपको पनीर, दूध, घी मिलाकर आपको देगा। उसे नहीं पड़ी है आपके स्वास्थ्य की, आप उसके लिए सिर्फ एक कमोडिटी हैं, वस्तु हैं जिसको सामान बेचना है। पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर में इसका किस लिए आप इसका इतना
जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि घी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि आपकी बॉडी का जितना पुराना कचरा है उसको अपने पास रखकर पॉटी के रास्ते निकाल सकता है। घी जितना शुद्ध होगा उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, इस बात को याद रखिएगा। गाय को माता बोला गया है, आपको माता बोला गया है, पृथ्वी को माता बोला गया है, तो एक माता को आवश्यकता है तो गाय माता से लिया जाए। कुत्ते को पिताजी नहीं बोला गया है, कुत्ते को माता नहीं बोला गया है, बकरी को माता नहीं बोला गया है, माता सिर्फ गाय को बोला गया है। दैट मीन्स उसके अंदर कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। तो उठाइए ना, गाय से प्रॉपर्टी उठाइए। कुत्ता पालना भाई बहुत मुश्किल है, हमने लैब्राडोर पाला हुआ था, बहुत मुश्किल से पलता था। गाय माता है, चुपचाप खड़ी रहती हैं, जब कहो दूध दे दे, जब कहो गोबर दे दे, जब कहो गौमूत्र दे दें, कुछ भी खा लेंगी, हम लोग प्रेम से कुछ भी खिला देंगे। जितना आसान है गाय पालना उतना कोई आसान नहीं है और कोई जानवर पालना। इसीलिए अच्छी डेयरी पर, अच्छे घी पर, अच्छे दूध पर, अच्छे तिल के तेल पर ही अपना समय खर्च कीजिए। ये है पेट की बीमारी, खाली पेट घी 2 चम्मच और खाली पेट 2 तिल का तेल लेने के लिए। और नीचे आते हैं, फीमेल्स की बात है तो गर्भाशय की बात करेंगे। गर्भाशय को स्वस्थ रखना है तो एक काम करना शुरू कीजिए, वो है गर्भलेपन। अगर आपकी पीसीओडी अनेक कारणों से हो रही है तो वो बात बिल्कुल अलग है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर जो जनरलाइज्ड बात हो सकती है जिसमें हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिला है वो है गर्भलेपन। गर्भलेपन यानी कि जैसे आप फेस पैक लगाते हो चेहरा खिलने के लिए, हेयर पैक लगाते हो बाल खिल, हम किसी चोट लग जाती है तो लेप लगाते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम औषधियों का लेप लगाते हैं, चेस्ट में पानी भराता है तो हम लोग अपनी औषधियाँ लगाते हैं, छाला निकल आता है तो औषधि लगाते हैं। उसी प्रकार से गर्भाशय के ऊपर आपको मुल्तानी मिट्टी का लेपन करना है। हम जो गर्भलेपन चिकित्सा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका जो मेजर कंटेंट है वो मुल्तानी मिट्टी है। अन्य औषधियाँ भी हैं लेकिन जो 50% है वो मुल्तानी मिट्टी। अगर मुल्तानी मिट्टी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अंदर पोटेंसी बहुत अच्छी होती है। जो तालाब की मिट्टी होती है, जो रुके हुए पानी की मिट्टी होती है, अगर गांव देहात से कोई संबंध रखता है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। कुएं की मिट्टी, जो कुएं की मिट्टी होती है आसपास, या फिर तालाब की जो मिट्टी होती है, रुके हुए पानी की जो मिट्टी होती है, उसका गर्भलेपन करने से भी आपके गर्भाशय में बहुत अच्छा फ्लो आता है। खास तौर से जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, उठाइए पृथ्वी से उसका पृथ्वी एलिमेंट और लगाना शुरू कीजिए। एवरीडे लगाना शुरू कीजिए, अपनी हैवी ब्लीडिंग आप रोक पाएंगे। क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपसे बोला कि आपके अंदर पृथ्वी की ताकत है। पंचमहाभूत में आपका गर्भाशय पृथ्वी को डिनोट करता है, तो पृथ्वी ही आपकी मदद कर सकता है। दूसरा, शकरकंद। अगर आपका विंटर का सीजन चल रहा है और सीजन में आता है स्वीट पोटैटो, शकरकंद, उसे खाना शुरू कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बात को समझना कि जो शकरकंद होती है वो ज़मीन के भीतर होती है, उसके अंदर भी उतनी ही पावर होती है। जितनी चीज़ें ज़मीन के नीचे होती हैं उसके अंदर अर्थ का एलिमेंट बहुत अधिक होता है। खासतौर से स्वीट पोटैटो, नॉट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उसका सेवन कर सकती हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का सेवन करते हुए, छोटी छोटी चीज़ों का सेवन करते हुए आप अपने गर्भाशय की रक्षा कर सकते हैं। नीचे आए, मतलब पाँव पे आया जाए, पाँव, लेग्स पेन होते हैं, पाँव बहुत दर्द करते हैं, हाथ बहुत दर्द करता है, रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द करती है, बोन्स, आखिरी ऑर्गन हम लोग बोलते हैं, है ना, बोन्स। अगर आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, एलोपैथी बोलती है मालिश मत कीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं मालिश मत कीजिए, ठीक बोलते हैं। क्योंकि हर रोग में अगर आप मालिश करना शुरू करेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। मालिश करने से कभी कभी चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या है जिसमें वायु अधिक है तो उसमें मालिश की जा सकती है। पर अगर आपका दोष कफ से आ रहा है, कफ प्रधान बात है, तो उस पर कभी भी आप मालिश नहीं करेंगी। अब इसकी डायग्नोसिस वैद्य ही बनाकर आपको दे सकता है, इसीलिए अंडर प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। इसीलिए तिल के तेल से मालिश बेहद ज़रूरी है। रेगुलरली अपने पाँव पे मालिश करेंगी तो नींद ठीक से आएगी, कान पे मालिश करेंगी तो पीरियड ठीक से होना शुरू होगा। इस जगह अधिपति मर्म पे, यानी कि अगर आप नाक से एक बीता ऊपर हाथ रखती हैं, अपने नाक से एक अंगुल अगर आप एक बीता हाथ ऊपर रखती हैं, इस जगह, एग्जैक्टली इस जगह आपको तेल की मालिश करनी चाहिए। ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जहाँ छोटे बच्चों की हड्डियाँ नहीं होती थी। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो यहाँ पर हल्का सा पोरस होता है, कार्टिलेज होती है, फिर ये भरना शुरू होता है, इंसान तेल लगाता है और भरना शुरू करता है।
यहाँ पर लगाने से भी आपकी निद्रा होती है। हम लोग जब शिरो पीछू करते हैं, जब किसी को निद्रा नाश की समस्या होती है तो भी हम यहाँ शिरो पीछू कर रहे होते हैं। इसका इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। यहाँ पर मालिश करना है पाँव पे और इस जगह मालिश करना है, तिल के तेल से मालिश करनी है। अब आखिरी जो ऑर्गन है जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो ज्ञान आपको देना चाहता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अधिपति मर्म को आपको फाइंड कर सकते हैं। नाक पे अंगूठा रखिए और एक अंगुल ऊपर जाइए बस। अपने अपने सारा माप अपने हाथ से होता है। मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, पर आपकी बॉडी आपके हिसाब से वही बताएगी। अंगूठा एक, यही है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है योनि, वजाइना। आपको वो एक ऐसा मुख है जिसका प्रयोग करके गर्भाशय पे जाया जा सकता है। हमने हाल में अपने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि सी सेक्शन और वेजिनल डिलीवरीज के बारे में बताया था। आप किसी पुराने मंदिर में जाएंगी, खजुराहो से लेकर किसी भी सूर्य मंदिर में जाएंगी, तो वहां पर इसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया जाता है। यानी कि योनि को बताया गया है, वजाइना को बताया गया है कि ये मुख होता है गर्भाशय का। यानी कि अगर आपको गर्भाशय में कोई औषधि डालनी है तो हम वजाइना से डाल सकते हैं। अब ये एनाटॉमिकली मॉडर्न वे में देखा जाए तो गर्भाशय इधर है, वजाइना इधर है, कोई संबंध नहीं है, जा ही नहीं सकती, मानेंगे ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता। हम ऐसा मानते हैं कि आप जो नाखून में नेल पॉलिश भी लगाती हैं, काजल भी लगाती हैं, वो सब कुछ ब्लड स्ट्रीम में जाता है, सब कुछ। इसीलिए केमिकल फ्री होना चाहिए। सब कुछ आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इसीलिए हम योनि धूपन का प्रयोग करने वाले हैं। अगर आपको गर्भाशय की रक्षा करनी है, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, अगर आप ये वेबिनार देख रही हैं और अपनी वेजिनल डिलीवरीज को प्रमोट करना चाहती हैं, या फिर योनि को शुद्ध रखना चाहती हैं, आपको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इस बात को याद रखिएगा कि फेमिनिटी को बचाए रखने के लिए आपकी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम यौन धूपन करना शुरू करते हैं तो अच्छे वजह से अनेक औषधियाँ आती हैं, खासतौर से जटामासी है, या फिर अगर आपके पास आपको कोई औषधियाँ इस्तेमाल नहीं भी करनी है, फिर भी आप गोबर के उपले, गोबर में हल्का सरसों जलाकर, छोटी सी कंडियाँ लेकर, काउडंग को लेकर, उसमें सरसों मस्टर्ड को हल्का बर्न करके उसे जो धुआं आता है उसको नीचे रखकर और क्लोज करके एनवायरनमेंट को, वहां से योनि मार्ग से धूपन लेना शुरू करिए 15 से 20 मिनट के लिए। इसका प्रयोग पीसीओडी के पेशेंट्स भी कर सकते हैं और हैवी ब्लीडिंग और स्कैंटी ब्लीडिंग जिनको होती है वो भी कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, योनि धूपन, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, जो गर्भलेपन कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। स्कैंटी पीरियड से लेकर जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही मार्केट में, सब कुछ। खासतौर से ये वेजिनल डिलीवरीज को भी प्रमोट करता है। तो अंडर वैध प्रिस्क्रिप्शन आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमने हेड से लेके टो तक करने की बात बोली। अब मैं इसको सिंस वाइंड अप करने का भी समय आ रहा है और आपको मैंने लगभग सारे ऑर्गन कवर करने की कोशिश की है। हार्ट बचा हुआ था, लेफ्ट में हार्ट था, तो हार्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग अर्जुन टी के बारे में जानते होंगे। अर्जुन पी लो, अर्जुना रिस्ट पी लो, हार्ट वगैरह काम करता है, बहुत नहीं करता है, सच्चाई है। जो आयुर्वेद आप सोशल मीडिया में देखते हैं और जो आयुर्वेद चरक संहिता में लिखा हुआ है बहुत अलग अलग है। आप जिससे राय ले रहे हैं प्लीज़, क्योंकि आपका जो दोपहर का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इंस्टाग्राम पर जो देख रहे होते हो, यूट्यूब पे जो देख रहे होते हो, आपको लगता है ये मिला लो इससे काम करेगा, इसमें 3-4 चीज़ें मिलाकर ले लेंगे तो इससे बहुत मज़ा आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद सिर्फ उतना है जो चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, अष्टांग हृदय में है। इसके सिवा अगर कोई वैद्य बिना रेफरेंस के आपकी बात कर रहा है तो वो आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, वो हर्बल साइंस की बात कर रहा है। आयुर्वेद कॉम्बिनेशंस में बिलीव करता है, औषधियों की ताकत में बिलीव करता है। इसीलिए जो अर्जुन लिखा गया है वो अल्टीकीरिया में लिखा गया है। जिन्हें खुजली की समस्या होती है, जिन्हें शीत पित्ती आ जाती है ना, अर्जुन उस पर भी काम करता है। अर्जुन हार्ट पे भी काम करता है और स्किन में जो उनको शीत पित्ती आती है मौसमी, उसमें भी वो काम करता है। अर्जुन की छाल लगाया जा सकता है, पिया जा सकता है। अगर अपने हार्ट को आपको स्वस्थ रखना है तो फालसा खाना शुरू कीजिए। फालसा सीजन चल रहा है कुछ जगह पर। फालसा अगर आपको नहीं पता तो एक बार कोई मित्र या मित्र का स्त्रीलिंग गूगल पे देखकर मुझे ज़रूर बताएं कि फालसे को और किस नाम से आप लोग जानते हैं। प्लीज़ देख लीजिए फालसे को भाई। चैट जीपीटी, हे चैट जीपीटी, फालसे को हिंदी में और क्या बोलते हैं? फालसा गुजरात में बोल रहे हैं। यस,
एसीडिया का शरबत बेरी, कुछ और नाम से बोलते हैं इसे। फालसा तो एक बहुत फेमस नाम है। फालसा शब्द सर्च कर लीजिएगा यार, सुंदर सा होता है। मैं बात कर रहा हूँ अम्ल रस की, जो हल्का खट्टी चीजें होती हैं, जो हल्का खट्टे फल होते हैं, उनका जो है उनका आप सेवन किया कर सकते हो। खट्टे फल बहुत अच्छा काम करते हैं। अम्ल रस, मक्खन, खास तौर से मक्खन को बोला गया है हृदय होते हैं, जो ताज़ा नवनीत होता है। ऐसा कहा जाए, हम लोग अपने हार्ट के पेशेंट में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में मक्खन की मालिश करने को देते हैं, औषधियाँ मिलाकर मक्खन की मालिश करने को देते हैं। जो ताज़ा मक्खन, क्योंकि हम लोग घी बना रहे होते हैं, तो जो मक्खन इस्तेमाल होता है उससे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चिकित्सा में, तो मक्खन की मालिश किए जा सकता है। अगर आपको हल्की एंजाइटी भी महसूस होती है, तो पैल्पिटेशन बढ़ती है, तो आप सोच कर देखिए ये दुनिया कितनी बड़ी है। लोगों को बहुत तेज अचानक अगर बहुत तेज हाई बीपी हो गया, बीपी शूट किया, आपके घर में किसी को बहुत तेज बीपी शूट किया, घबराहट हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, दो तरीके से किया जा सकता है। एक वैद्य क्या करेगा, मेरी ओपीडी में कोई मरीज आ जाए तो मैं क्या करूँगा? मक्खन की मालिश, ताज़े मक्खन की मालिश और सुगंधित द्रव्य, जो सुगंधित द्रव्य होते हैं जो बहुत तेज, जैसे मोगरा का इत्र है। हम लोग अभी प्रैक्टिस में मोगरे का इत्र अब बनाना शुरू कर दिए, यहाँ से रिसोर्स करना शुरू कर दिए कि मोगरे के इत्र को हम लोग लगातार सुंघाने की कोशिश करते हैं और वो काम डाउन होना शुरू कर जाता है। तो हार्ट के लिए और एंजाइटी के लिए, बीपी के लिए आप मोगरे का इत्र भी प्रयोग कर सकते हैं सूंघने के लिए, स्नॉट तेजी से। अगर वो नहीं मिलता है तो कपूर सूंघ सकते हैं बहुत तेजी से, कपूर बहुत तेज। आपके गार्डन में कोई फ्लावर है तो उसको तेजी से, एक नाक बंद करके तेजी से स्नॉट करिए, इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो आखिरी बीमारी जो मैं लेना चाहता हूँ वो हम सब से होकर गुजरती है। आई एम वेरी श्योर एज अ फीमेल ऑल्सो, एज आई कैन सी फ्यू पीपल, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी। आपको पता नहीं होता पर आप एंजाइटी के महामरीज होते हैं। घबराहट, हर चीज़ कंट्रोल करने की आदत, कंट्रोल ना करना तो अपना आपा खो देना, रहाई सी ना होना, इंतज़ार ना कर पाना, इसको बोलते हैं हरी, वरी और करी। हरी मतलब हड़बड़ी, हमेशा हड़बड़ी रहना, हड़बड़ी में निर्णय लेना, हड़बड़ी, ये करना, ये करना, ये करना है, हर चीज़ हरी। वरी, चिंता, मैं तो हर चीज़ सही करके दिखाऊंगी, मैं तो हर चीज़ कंट्रोल कर सकती हूँ, नहीं हो रहा है, मतलब कि मैं खराब महिला हूँ, समझ नहीं आ रहा है। हर चीज़ को कंट्रोल या काबू कर पाने की जो होड़ होती है आपके अंदर, ये भी बीमारी का बहुत बड़ा लक्षण है। चिंता, चिंता चिता समान है। जो चिंता इंसान करता है, क्या बोलते हैं, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब लोग लिख लो, सब लोग लिख लीजिए दोस्त। मेरे अंदर का वो साहित्यकार आज जाग चुका है। आज तो मैं ऐसी ऐसी कहानियां आप लोगों को, कहावतें सुनाने वाला हूं जो आप लोगों को कभी नहीं सुनी है। इस वेबिनार में मेरे अंदर का साहित्यकार वापस से जीवित हो चुका है। उस मुर्दे की लाश को चीरते हुए एक साहित्यकार आया। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ दवा लगाए। तो याद रखिएगा, चिंता एक ऐसी डाकनी है जो आपको हमेशा परेशान करती रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं होता। इसीलिए आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में मैंने सबसे पहले बात की थी और सबसे आखिरी में बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम पहले मन में होती है, फिर शरीर में होती है। इसीलिए कोविड के बाद से जब चिंताएं लोगों की बढ़ गई, इसीलिए मरीज बढ़ गए। इसीलिए चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर बिहेवियर्स, एवरीथिंग आप लोगों को बहुत जल्दी जज करने लगेंगी। अगर आपके अंदर चिंता है, अगर आपके अंदर हरी बहुत अधिक है, तो आप लोगों को बहुत जल्दी जजमेंट दे देंगी। अरे ये तो खराब व्यक्ति है, अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। गलत निर्णय लेंगी, अरे जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, अरे इसको तो बीमारी हो जाएगी, इसको कोई बहुत बड़ा रोग हो जाएगा, अरे बड़े डॉक्टर ने इसको बताया तुम ठीक नहीं हो सकते, मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। आपके अंदर हड़बड़ी आएगी चिंता से। तो हरी, वरी और आखिरी है करी। करी मतलब तेल मसाले, खूब खाना, खूब खिलाना। जो पंजाबी होते हैं खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि वो पचा सकते हैं। बाकी लोगों के अंदर ताकत नहीं होती है दोस्त। अगर आप कम तेल मसाला, अगर आप नियंत्रण से खान पीन लेना शुरू करेंगे, तो भी आप हमेशा स्वस्थ रहेंगी और आपके आसपास के लोग स्वस्थ रहेंगे। हरी, वरी और करी, ये तीनों से दूरी बनानी है।
अब जिस हरि की मैं बात कर रहा हूँ उस हरि की आप बात मत समझिएगा। हरि मतलब विष्णु नहीं है यहाँ पर, हरि मतलब हड़बड़ी है, वरना विष्णु तो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे और आपको और मदद करेंगे। तो बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा देखा जाए कि कुछ छूटा तो नहीं। मुझे प्लीज़ आप लोग पर्टिकुलर सवाल मत पूछेगा, मैं आपको 4 बेस्ट फ्रेंड के नाम बताऊंगा, आपके 4 जो बेस्ट फ्रेंड है आपके किचन के, उनके नाम बताऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लेकर मैं फिर से एंड अप करूंगा। आप लोगों ने जो 100 रुपये मेरे को दिए थे, क्या वसूल हुए कि नहीं हुए, उसके बाद में बात करूंगा आपसे। आप लोग टाइप कर सकते हैं, म्यूट मत लीजिए क्योंकि आवाज़ अलग अलग और अलग अलग भाषा से लोग जुड़े हुए हैं, तो आपकी भाषा को कोई समझ भी नहीं पाएगा, इसलिए टाइप कीजिए, प्रेफर कीजिए। अगर आपके पैसे वसूल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो देखिए तब भी हो जाएंगे, उसका मैं तरीका बता रहा हूं। आप लोगों ने जो मेरे को पैसे दिए ना दोस्त, वो मेरे को पैसे नहीं दिए। बेसिकली हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सारे जो हम वर्कशॉप्स करने वाले हैं, आने भी वर्कशॉप, आगे भी अलग अलग प्रोफेशन की वर्कशॉप करने वाले हैं। यानी कि जो सबसे बीमार प्रोफेशन है वो है टीचर्स के लिए, उसके बाद है IT इंजीनियर्स। ये जो 2 प्रोफेशन है ये सबसे बीमार रहते हैं, तो इनके लिए भी हम वर्कशॉप्स करने वाले हैं। जितने हम लोग पैसे कलेक्ट करते हैं ना, ये सब गौशाला के निर्माण में जाने वाला है। तो ये सारी फंड्स इकट्ठा होते हैं, वो सब कुछ जाने वाला है आपके गौशाला निर्माण में। तो आपका हो गया है पैसा वसूल, चिंता मत कीजिए। गौ माता को किसी ना किसी नाम के पैसे जाएंगे आप लोगों के, है ना। मैं उसकी फोटो भी शेयर करता रहूँगा, हम लोग से जुड़े रहिए इंस्टाग्राम पर, बाकी चीज़ों पर, है ना। तो ये एक माध्यम बनाया हुआ है क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम करना है। मतलब कि हमें गौशाला डेयरी के वहाँ आप मुझसे घी मांगोगे, मैं आपको घी नहीं देने वाला, क्योंकि वो गौशाला स्ट्रे एनिमल्स के लिए है। उससे हम दूध बेचकर व्यापार शुरू नहीं करने वाले। मेरा काम वैद्यकी है, मैं औषधियों से आपकी मदद कर सकता हूँ, दूध और घी बेच के आपसे कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए वो सेवा भाव हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए किया जा सकता है ना। तो हम शुरू करते हैं अपनी औषधियों के बारे में, फिर से वाइंड अप करेंगे क्योंकि बहुत सी बातें हो सकती हैं। आप लोग क्योंकि ऐसी बहुत सी वर्किंग लेडीज जुड़ी हुई हैं जो ज़बरदस्ती ब्रेक लेकर इस वर्कशॉप में हैं, तो उनको सबका ख्याल करके आना चाहिए, वरना बातें तो बहुत हो सकती हैं, है ना। एक लोग पूछ रहे हैं चाय के बारे में बताइए। मैडम, शराबी से मत पूछिए शराब कैसे छोड़ते हैं। मैं चाय का बहुत बड़ा एडिक्ट हूँ, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं खुद मुलैठी खाता हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ चाय के बारे में कोई वर्णन नहीं करेगा। मेरी माँ चाय बना बना के, मेरी पत्नी चाय बना बना के त्रस्त हो चुकी है मेरे लिए। तो प्लीज़ इसके बारे में कोई वर्णन नहीं होगा। मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले स्वर्ण प्राशन के बारे में बात कर ली जाए, उसके बारे में ड्रग्स के बारे में फिर से वाइंड अप करेंगे क्योंकि बहुत देर से लोग बातें कर रहे हैं, लगातार बोल रहा हूँ। मुझे पानी दीजिए। स्वर्ण प्राशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बच्चा है, आप माँ है, तो याद रखिएगा मैंने आपको पहला वैद्य बोला है आपको आपके बच्चों का। स्वर्ण प्राशन एक ऐसी चीज़ होती है जो 16 संस्कार के बारे में आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि भारतीय सभ्यता में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ होते हैं। कुछ संस्कार आपके गर्भ में से शुरू हो जाते हैं, कुछ गर्भ के बाद शुरू होते हैं। जैसे आप दुनिया में एंटर करते हैं, गर्भ से जैसे आप दुनिया में आते हैं, एग्जैक्टली तभी, मुझे 1 मिनट में पानी पी लो। ठीक है, फोन पे वाला आ गया, मशीन आ गई अपने पास, चल रहा मामला। जैसे आप गर्भ में आते हैं तो जो बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी माता की होती है संपूर्ण रूप से। आपकी मदर की जो इम्यूनिटी थी आपके जन्म पे एग्जैक्टली वैसी इम्यूनिटी आपकी होती है, एग्जैक्टली। स्वर्ण प्राशन एक ऐसा इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है जो बच्चे की मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए होता है। आयुष मिनिस्ट्री ने इसको स्टैम्प पेपर लगाकर पिछले कई सालों से कर रही है। हर संडे को कैंप लगता है, आयुर्वेदिक कॉलेजेस में करता है, वैद्य कर रहे होते, बहुत साल से कर रहे हैं, हजारों सालों से ये चला आ रहा है। आपने सुना होगा सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, लगता है। बेसिकली सोने का चम्मच लेके नहीं था। जब राजा के बच्चे पैदा होते थे तो जो वहाँ के राजवैद्य होते थे वो सोने के चम्मच से शहद को चटाते थे, वो स्वर्ण प्राशन होता था। यानी कि पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो चांदी के चम्मच से, सोने के चम्मच से, शलाका से शहद को चटाया जाता था, इसीलिए ताकि जन्म से ही उसकी बच्चे की इम्यूनिटी धीरे धीरे होना शुरू हो। आपने भी सुना होगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जहर खिलाते थे, थोड़ा थोड़ा जहर खिलाते थे ताकि बड़े होकर उनके बॉडी में विषाक्तता आए और कोई भी विष कन्या उन पर अटैक करे तो विष कन्या मर जाए, उनको कुछ ना हो। एग्जैक्टली ऐसे ही स्वर्ण थेरेपी होती है, सुपर सेफ होती है। अच्छे जगह से लेंगे, अच्छी कंपनी से लेंगे, अच्छे वैद्य से, अच्छे संपर्क से लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
बच्चा अगर ऑटिस्टिक है, ADHD है, विकास नहीं है, भूख नहीं लग रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, देना शुरू कर दीजिए। 16 ईयर्स तक हम लोग देते हैं। इसकी आइडियल शुरुआत तब होती है जब बच्चा कंसीव हो जाए। अगर आपके पीरियड आधा रुक गए और कंसेप्शन हो गया है, तब से इसको लेना शुरू कर देना चाहिए और 16 ईयर तक लेना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए आइडियली। पर इतना सामर्थ्य आजकल हो नहीं रहा है लोगों के अंदर। इसीलिए आपकी जब भी इच्छा हो, आपको लगे अब से हमको शुरू करना है अपने बच्चे का, अपने आसपास के वैद्य से संपर्क कीजिए और शुरू कराइए। बिना मंत्र के स्वर्ण प्राशन नहीं मत दीजिएगा। हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर मंत्र आता ही आता है। मंत्रों के साथ उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है और बच्चे की इम्यूनिटी हमेशा बेहतर रहेगी। मैं इस बारे में इस लेक्चर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद की इम्यूनोथेरेपी है, यानी जो आप वैक्सीनेशन लगवाते हो बच्चे को एलोपैथी में, आयुर्वेद में ये हमारा एक तरीके से मदद है आपके लिए। तो इसके बारे में और पढ़ना शुरू कीजिए और प्लीज़ ChatGPT और गूगल से मत पढ़िए, किसी अच्छे से बताइए। मंत्र बताया नहीं जाता है मैडम, मंत्र तो आपको मिलता है ना, आपका वैद्य जो आपको देगा या फिर आपके गुरु जो आपको देंगे। अपना जो 2 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, गुरु मंत्र और अपना जो कुंडली का नाम, अपनी जन्म कुंडली का नाम कभी जुबान पे नहीं लेना चाहिए, आप अपने आयु घटती है उससे। तो इस प्रकार से प्रॉपर्ली शुरू कीजिए, है ना। इस स्वर्ण प्राशन को इसके बारे में और पढ़ना शुरू कीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे को इसके प्रति प्रेरित कीजिए इम्यूनिटी के लिए। और लंबे समय तक, ये कोई सर्दी जुकाम का टीका नहीं होता कि दोबारा होगा नहीं, बीच में होता रहेगा। पर अगर बच्चा 1 महीने में 5 बार बीमार होता है तो अगले महीने 1 महीने में 2 बार बीमार होगा, ऐसे फर्क होना शुरू होगा। ठीक, तो इसके बारे में मैंने बताई। अब हम बात करते हैं औषधियों के बारे में, कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं औषधियों को। सबसे बड़ी औषधि आपके घर में है, सबसे बड़ी जो औषधि आपके घर में है वो है सौंठ, जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर पिता है औषधियों का। मैंने माता बताई हर्रे को, मौसी बताई मुलेठी को, औषधियों का पिता है सूंठ। जिंजर पाउडर, किसी भी रूप से जिंजर पाउडर अलग अलग स्थान पे आपके काम आता है। पेट की बीमारी हो, वायु की बीमारी हो, किसी भी रूप में, बालों से लेकर सर दर्द से, माइग्रेन से लेकर कुछ। इसीलिए अपने खाने में शुद्ध सोंठ इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तब मत करिएगा। फरानूर जी का बहुत अच्छा सवाल है कि वो मुस्लिम है पर बच्चों को स्वर्ण प्राशन कैसे दे सकती हैं। हमारे पास तमाम मुस्लिम पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों का दुबई तो वहाँ पे होता ही है। तो आप मंत्र इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी जो इबादत होती है आप उसका जिक्र कर सकते हैं। मंत्र कहने का मतलब है कि आप एफर्मेशंस दे रहे हैं, उसकी पोटेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। आयुर्वेद सभी धर्मों के लिए बनाया गया है, सभी स्थान के लिए बनाया गया है। अक्सर लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वेद शब्द है, लगता है सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ऐसा नहीं है। वेद शब्द है, इसका मतलब ये सबके लिए है। वेद सबकी वाणी होती है। तो आप आपकी जो इबादत होते हैं, आप जो आयतें होती हैं उसका जिक्र कर सकती हैं। जो सबसे शुद्ध आयत होती है, जो आपकी फेवरेट हो, उसका जिक्र करके आप स्वर्ण प्राशन शुरू कर सकती हैं, पर बिना उसके मत करिएगा, ऐसा बोला जाता है। कई लोग तो ईश्वर को नहीं मानते फिर भी स्वर्ण प्राशन क्यों करा रहे हैं, कर सकते हैं, है ना। बात करते हैं सोंठ की। सोंठ का काढ़ा आपके बुखार के लिए रामबाण है। सोंठ गुड़, सोंठ को और गुड़ को उबाल कर बढ़िया से काढ़ा बनाइए और चम्मच 5-6 चम्मच लेना शुरू कीजिए। इससे पसीना आना शुरू होता है। तो 24 घंटे की 24 आवर थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा? सोंठ। बुखार आता है और डायरिया लगता है तो सोंठ और जिंजर का काढ़ा, ये सर दर्द पे भी काम करता है, माइग्रेन के पेशेंट पे भी काम करता है, सर्दी पे काम करता है, फीवर पे काम करता है, कहीं बॉडी में दर्द हो रहा हो उस पे काम करता है। सोंठ और गुड़, मात्रा अपने साथ देख लीजिए। बहुत तेज अगर आपका हेडेक हो रहा हो तो सोंठ को त्रिपुंड की तरह लगा लीजिए जायफल के साथ। जायफल और सोंठ को त्रिपुंड की तरह ऐसे करके लगा लिया आपने, ठीक, बढ़िया से। नो मैडम, बेबीज को नहीं दे सकते ना। 5 साल के बच्चे को, 5 साल से बच्चे क्या अब दे सकते हैं। जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनकी हम नाभि पे तेल लगाते हैं, सोंठ का तेल, हींग का तेल लगाते हैं, कर सकते हैं। नोज ब्लॉक में भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करिए। काढ़े की मात्रा सिर्फ 20 ml रखिए, 15 से 20 ml, 15 से 20 ml, 15 से 20 ml, इतना ही रखना, ठीक है, इससे अधिक नहीं। मैंने देखा था, एक हमारे पास पेशेंट आए थे कोविड में, मैंने कहा कि आप काढ़ा लेते हैं? वो कहे हाँ लेते हैं। मैंने कहा कितना लेते हैं? उन्होंने कहा 1 गिलास लेते हैं। 1 गिलास काढ़ा नहीं होता, पाप होता है। काढ़ा सिर्फ इतना होता है,
उसको काढ़ा बोलते हैं। लोगों को लगता है कि हम आयुर्वेद करते रहेंगे और हमें कुछ नहीं होगा, इसीलिए लोग कहते हैं आयुर्वेद स्लो काम करता है, ये नहीं है, वो नहीं है, डॉक्टर अच्छा नहीं है, वो नहीं, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। गलत तरीके से आपको लिया गया। वैद्य गलत हो सकता है, शास्त्र नहीं। यानी कि मेरा मरीज ठीक नहीं हो सकता है, वो मेरी वजह से नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि मेरा ज्ञान उतना अच्छा नहीं है, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मेरी गलती हो सकती है। चरक संहिता गलत है ये नहीं बोल सकते, इसीलिए व्यक्ति गलत हो सकता है, विचार नहीं। तो याद रखिएगा, सोट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दे दी। दूसरा है दालचीनी। दालचीनी हैज़ अ ट्रेमेंडस क्वालिटी जो नाभि के ऊपर काम करती है। आपको नाभि के ऊपर अगर कोई रोग हो रहा है, स्किन का रोग हो रहा है, एक्जिमा है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे चकत्ते आते हैं, उसमें भी आप दालचीनी का काढ़ा हल्का सा उसका प्रयोग किया जा सकता है ना। आप लोग प्लीज म्यूट हो जाइए, है ना। नाभि के नीचे अगर आपको फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं ग्रोइन में, या कुछ लोगों को लाइपोमा होता है, जो लोग वेट लॉस करते हैं उनके बॉडी में हल्का हल्का सूजन रहती है, ऐसे सिस्ट जैसी रहती है, लोग बहुत डर जाते हैं कि कहीं कुछ कैंसर जैसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उसको लाइपोमा बोलते हैं। उसमें दालचीनी लगाई जाती है नीम के पत्ती के साथ, और वो कम होना शुरू हो जाता है। जो तीसरी औषधि है वो है गेहूं। गेहूं दोस्त, रोटियां। बहुत से लोग हैं जो ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित होंगे, वो गेहूं नहीं पचता है और बाकी चीज़ें। दोस्त, गेहूं वरदान है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपको गेहूं और दूध नहीं पच रहा है, तुरंत जाइए डॉक्टर के पास और ठीक से इलाज कराइए। एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं मत खाओ, एलर्जी है तो। अरे भाई, मम्मी पापा पसंद नहीं आ रहे तो मम्मी पापा को तलाक दे दोगे क्या यार? नहीं हो सकता ना। मतलब आपका अगर घर में झगड़ा हो जाए किसी से, तो क्या आप घर छोड़ के भाग जाओगे क्या? ये वही लॉजिक है प्रॉब्लम हैंडल करने का, कि दूध नहीं पच रहा है, दूध पीऊंगा ही नहीं। गेहूं नहीं पच रहा है तो गेहूं खाऊंगा ही नहीं। नहीं खाओगे तो मर जाओगे जल्दी। खाओगे तो शायद 100 साल की बजाय 80 साल में मरोगे। नहीं खाओगे तो शायद 60 में ही खत्म हो जाओगे। खत्म तो होना ही नहीं सब कुछ। इसीलिए गेहूं प्लीज और प्लीज इस मानसिक तौर पर इसको अंदर रखने की कोशिश कीजिए कि जो भी अनाज होता है, अनाज आहार होता है, अमृत रसायन होता है, प्राण होता है उसके अंदर। आपकी आंतों को गेहूं चाहिए होता है कन्वर्जन के लिए। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। रोटियां ऐड कीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी आपके लिए बना हुआ है। नहीं पच रहा है तो पहले वैद्य को दिखाए, उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं पच रहा है। अब आखिरी जो तरीका है, वो इस वेबिनार का जो दूसरा अंतिम पहलू है, कंक्लूजन है, वो ये है कि आपके पास आपके किचन में क्या चीज़ शुद्ध है, क्या चीज़ नहीं है, पता कैसे करें। घी तो बोल दिया, तिल तो बोल दिया, मसाले तो बोल दिए, गेहूं तो बोल दिया, शुद्ध कैसे मिले और कैसे पहचान हो, क्या तरीका है। बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। पर उन तरीकों से पहले मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान दे दूं कि अक्सर जो इंसान जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, वो उतना अधिक बीमार होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो इंसान ज़्यादा जानने की कोशिश करता है कि मैं ये भी जान लूँ तो ये स्वस्थ रहूँगा, मैं ये भी जान लूँ तो स्वस्थ रहूँगा, मैं ये भी जान लूँ, वो उतना अधिक बीमार होता है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। सड़क पे चलता हुआ मजदूर, उसे नहीं पता कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, वो डस्टबिन से उठाकर 2 दिन पुराना ब्रेड खा लेगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी। पर हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम सुबह की रोटी खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उस काबिल बनाया, वो वीक बनाया। कई लोगों ने बोला कि 3 ही चीज़ हुई, 5 चीज़ नहीं हुई। अच्छा, मैं भटक गया था। वो तिल और घी मैंने बता दिया था, और काली मिर्च और सौंठ भी बता दी थी पहले भी। तो वो पहले वाले लॉजिक से बन गया है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। बुलेठी वगैरह यार बता दिया है हमने चीज़ें, है ना। तो जितनी कम चीज़ें आप जानोगे, यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन जब होता है, अरे बाप रे इस दूध में मिलावट है, अरे बाप रे घी ये है वो है, पहले तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, आप किसी ऐसे शहर में, ऐसे गांव में रहते हैं
जहाँ पर गांव ग्रामीण परिवेश है, जहाँ पर डेयरी चलती है, जहाँ पर जो ग्वाला रहता है वो मक्कारी नहीं करता आपके साथ और शुद्ध दूध देता है, आप गांव में भी रह के शुद्ध चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। वहीं आप बैंगलोर में हो, मुंबई में हो, लंदन में हो, बड़े से पॉश सी कॉलोनी में हो, जो मॉल से पैकेट वाले दूध आते हैं इंजेक्शन लगा लगा कर, आप कितने भी संपन्न हो और सबसे खराब चीज़ें ले रहे हो। इसीलिए जो माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम है और ग्लूटेन एलर्जी है वो एलीट क्लास में जाती है। दोस्त, उसको जो चेक करने का जो तरीका होता है, वो सारे एक एक करके वीडियोस आज से आने वाले 20 दिन में हम लोग उसको अपलोड करने वाले हैं, छोटे छोटे तरीके, ताकि वो आपके मेमोरी में रहे। उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि घी को कैसे टेस्ट करें। सबसे आसान टेस्ट घी का होता है, अपने हाथ में अगर घी आप लेते हैं और वो तुरंत पिघलने लगता है, सबसे आसान टेस्ट होता है। दूसरा है उसकी बत्ती बनाएं कॉटन से घी में, और अगर तिल और घी का कॉमन टेस्ट होता है दीपक जलाना। कॉटन लें, तिल के तेल में और घी में डिप करें और उसको जला दें। अगर आपको चटचट की आवाज़ आती है, इसका मतलब वो अपक्व है, ठीक से घी बना ही नहीं है, कच्चा घी है, खराब घी है। तिल में अगर मिक्सिंग होती है तो दुर्गंध आती है और तेजी से नहीं जलती। इसी तरीके से एक एक चीज़ों की बात करने के लिए, एक चीज़ों को मैं करने के लिए मैं वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। तिल और घी आपके लिए बहुत आसान से होना चाहिए। दूध को आइडेंटिफाई करने के लिए जुबान के आगे रखते हैं, एक ड्रॉप को रखते हैं। और अगर आपको कसैला आता है, अगर आपको लोबान आप यूज़ कर सकते हैं हिंदूपन में, लेकिन गोबर के साथ। अगर आपको कसैला स्वाद आता है, सबसे पहले प्रथम स्वाद कसैला आता है दूध का, वो मिक्स दूध है। सबसे पहला स्वाद मधुर आना चाहिए, मीठा आना चाहिए। अगर किसी दूध में मिक्सिंग होती है, पानी होती है, तो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि चोर को पकड़ने के 100 तरीके और चोरी करने के 101 हो जाते हैं। तो जो ग्वाले होते हैं जिनको व्यापार करना होता है वो बहुत तेज़ी से मिक्स करते हैं, बहुत तेज़ी से मिक्सिंग करते हैं, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। पर ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शंस लगते हैं गाय को, जिसकी वजह से दूध ज़्यादा देती है, उससे दूध हमेशा पतला आता है। भले ज़्यादा आता हो पर दूध हमेशा पतला आएगा, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और ऐसे केसेस में अगर आप शुद्ध दूध आपको अवेल नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि वो दूध को घी में बॉईल करना शुरू करें। दूध को घी में बॉईल करके लेना शुरू करें। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन जा चुका है दूध, या फिर आप मजबूरी है आपकी ये दूध लेना, तो जो दूध है उसमें घी मिलाइए आधा चम्मच और फिर पीना शुरू कीजिए ठीक से। याद रखिएगा ये चीज़। दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर बॉईल करेंगे, क्योंकि घी की प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीटोसिन के असर को कम करना। तीसरा, कोई और बताइए जिस पे बात की जा सके, कोई ऐसी औषधि जो आपको चाहिए कि आपको टेस्ट करनी है। पानी के बारे में बताएं। पानी बिना किसी मशीन के कैसे पानी टेस्ट किया जा सकता है। हींग का मैंने अपलोड किया हुआ है, पानी कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। पानी बहुत मज़ेदार चीज़ है। पूरे अर्थ में 90% पानी है, आपकी बॉडी में 70% पानी है। कैसे टेस्ट करेंगे आपकी जो पानी आप पी रहे हैं वो सही है? आरओ के पानी पे विश्वास है कि आरओ का पानी जो आ रहा है वो एकदम सही है, आरओ पानी पी के मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो सबसे कैंट आरओ लगाया, मैं तो हेमा मालिनी वाला आरओ लगाया हुआ हूँ। बहुत सी चीज़ें है ना, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बकवास चीज़ है आरओ। जब कंपनी को कोई सामान बेचना होता है ना, तो सबसे पहले आपको बताता है कि आपके पास है ही नहीं, इसे खरीद लो, ये तो बहुत शानदार चीज़ थी, आप ही मिसिंग है। ये गिमिक होता है, मार्केटिंग गिमिक होता है। जब कोई सामान बेचना होता है, जब पिच करना होता है कोई सामान, ऐसा ही किया जाता है। आरओ को जब बेचना था हमें, तो पहले यकीन दिलाया गया कि आप जो पानी पी रहे हो वो बकवास है, सबसे खराब पानी आप पी रहे हो, जिसको पी के आप बड़े हुए 20 साल तक, जब बड़े कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर आपने ऐड देखी हेमा मालिनी की कि आरओ लगा लो, आरओ पानी से साफ आता है। 20 साल के बाद जब आरओ का पानी लेना शुरू किया तो बीमार होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये था कि जो अभी तक पानी हम ले रहे थे वो साफ था या गंदा था। पानी की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो रुकता नहीं है बॉडी में, वो पेशाब के रूप में हमेशा बाहर जाता है। आप जो नित्य पॉटी करते हो, नित्य पेशाब करते हो, जो आर्तव निकालते हो यूट्राइन से, पीरियड्स ब्लड निकलता है, ये क्लिनजिंग, ऑटो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है बॉडी की।
इसीलिए जो सबसे आसान तरीका है पानी का वो है 2 तरीका। पहला है बॉइलिंग। आप सिंपल बोरवेल का या फिर जो सप्लाई में पानी आता है उससे बॉयल करिए और ठंडा करिए, बॉयल करिए, ठंडा करिए। इससे शुद्ध पानी अगर कोई हो सकता है मैं अपनी मूंछें कटा दूंगा। याद रखिएगा ये चीज। बॉइल्ड पानी सबसे शानदार पानी होता है। बॉयल करके ठंडा करके, पानी का काढ़ा बोलते हैं इसे, हमारे यहाँ आईसीयू के पेशेंट्स को देते हैं। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्मली का बीज आता है, कटक बीज बोलते हैं। किसी भी पंसारी से या अमेजोन पे निर्मली का बीज या कटक बीज इसको मंगा लीजिए और अपने घड़े में या पानी के स्टोरेज के बर्तन में डाल दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। आपको कोई जितना टेस्ट करेंगे TDS कितना है, तो ये कितना है, तो वो कितना है, परेशान रहेंगे आप नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि मैडम पॉल्यूशन सिर्फ बढ़ने वाला है, पॉल्यूशन कम नहीं हो सकता। ये सारी बातें तब हो रही हैं जब हम आपको एक्चुअली में स्वस्थ करना चाहते हैं। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक क्लिनजिंग करती है, सारे टॉक्सिन्स निकालती है। बॉइल्ड पानी सबसे आसान तरीका है, भले मुश्किल लगे आपको बनाने का। पानी का काढ़ा बनाइए, उसमें निर्मली का बीज डाल दीजिए। एक बार डाल के 3-4 दिन तक फुर्सत ले सकती हैं, क्योंकि निर्मली का बीज आपको पता हो कि एक सुपारी की जैसा होता है निर्मली का बीज। और पान के साथ निर्मली का बीज, जो पान की दुकानें होती हैं लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं निर्मली का बीज, क्योंकि ये जुबान को साफ रखती है। आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने, थैंक यू सो मच यार, दिखाई देता हूँ मैं, ये देखिए ऐसे होती है। मुझे पूरा वो दीजिए, डब्बा दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। ये देखिए निर्मली का बीज होता है ये। इसको 3-4 ऐसे डाल दीजिए, इस्तेमाल कीजिए। इसमें हमने बहुत वीडियोस बनाए यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। इसका नाम पता है क्या है? निर्मली, निर्मल करने वाली बीज। जब जामुन का नाम सुना है? जामुन का सीजन चल रहा है, जामुन देखा है, हर कोई जानता है यार, है ना? जामुन। जब पहले कुआं बनते थे, तो कुआं की जो बेस होता था वो जामुन की लकड़ी बिछाई जाती थी। उसमें पानी जब स्टोर नीचे होता था तो जामुन की लकड़ी सारा सूखती थी। तो अगर जामुन की टहनी मिल जाए आपको तो अपने पीने के पानी में डाल दीजिए, काम बच जाएगा। सिंपल टेक्निक से आप अपना ज्ञान इस्तेमाल करके आप बहुत सी होने वाली प्रॉब्लम से बच सकती हैं। अब इसे बंद करने का समय आ रहा है दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आई ज़रूर होंगी। और मुझे यकीन है कि आप लोगों के माध्यम से हम आपके किचन में एक थोड़ा सा स्थान बना पाएंगे। इसीलिए पूरी शिद्दत से एक एक चीज़ जैसे मैंने बताई है, या तो जो नोट्स बन गया है, इस सेशन के बाद हम अपने व्हाट्सएप पर यूट्यूब का लिंक भी शेयर करेंगे। इस पर ये जितनी आज चर्चा हुई है आप यूट्यूब पे देख सकती हैं, अपने फैमिली ग्रुप पे शेयर कर सकती हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि हम वहाँ पर यही काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरे पास बहुत पैसे हैं ऑलरेडी, मैं बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करता हूँ। मैं ये सारे काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि टीच देन ट्रीट, आपको कुछ चीज़ें पता चले अपने बारे में, अपने घर के बारे में, और जो परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग वैदिक परंपरा से बिलोंग करते हैं। हमारा औषधालय 95 ईयर ओल्ड है, तो हमने आयुर्वेद को पूरी ग्लोरी देखी हुई है। हमने हाल में मर्सिडीज खरीदी हुई है, तो पैसे तो मेरे पास पर्याप्त हैं। लोग कम हैं जो आयुर्वेद को वैसे फॉलो करना चाहते हैं जैसे ये लिखा गया था। हर किसी का अपना वर्जन है आयुर्वेद का, लेकिन जो असली वर्जन है उसे लोग अछूते रह जाते हैं, अभागे रह जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं। लोग इंटरनेट पर आके बकवास करते हैं आयुर्वेद के नाम पर कि आयुर्वेद में हैवी मेटल्स होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, मैंने खाया मेरी बीमारी बढ़ गई। बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे होते हैं जिससे अपयश फैलता है आयुर्वेद का। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे महामंत्री बनिए, महामंत्री। और आपको किसी औषधालय का प्रमोशन नहीं करना है, बल्कि आयुर्वेद का प्रमोशन करना है कि यार आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लो। इसीलिए हम लोग नारा देते हैं आयुर्वेद सबसे पहले, वैद्य सबसे पहले नहीं। आपके नियरेस्ट वैद्य से आप कंसल्ट कीजिए। मेरी फीस बहुत अधिक है, आप लोग शायद हमसे कंसल्ट ना कर पाए, हमारी औषधियाँ बहुत महंगी हैं, बहुत प्रीमियम है, हाथ से बनती हैं। पर आपके आसपास जो वैद्य हैं उनका सहारा लीजिए, उनके पास जाइए, वो आपका शायद इंतजार कर रहे हैं, उनकी कोई राय आपके काम की है।
वी हैव टू ग्रो एज अ फेटर्निटी, क्योंकि ये देश आयुर्वेद का है। भारतीय लोगों की सबसे बेवकूफ़ी वाली जो बात होती है वो कॉलोनियल माइंडसेट होता है। जो बाहर से चीज़ें आ रही होती हैं उनको हर चीज़ पसंद आती है। अगर आयुर्वेद अमेरिका का होता तो हर कोई फॉलो कर रहा होता। किडनी का कोई पेशेंट है, सबसे पहले आयुर्वेद फॉलो कर रहा होता। यहाँ पे तब सवाल नहीं आता क्या मैं आयुर्वेद ही फॉलो कर सकता हूँ एलोपैथी के साथ। आयुर्वेद ही फॉलो कर रहा होता, जैसे चाइना करता है। चाइना सिर्फ चाइनीज़ मेडिसिन फॉलो करता है अपनी, वो एलोपैथी को सबसे लास्ट में रखता है, आयुर्वेद को फॉलो नहीं करता, होम्योपैथी फॉलो नहीं करता। इसीलिए अपने मूल को पहचानिए, अर्थ एलिमेंट को पहचानिए, अध्यात्म में रहिए, ईश्वर को याद करिए, जप करिए, बेसिक चीज़ें करिए। अच्छे लोगों के संगत में रहेंगी स्वस्थ रहेंगी, विसंगत लोगों में रहेंगी मानसिक तौर पर विकलांग रहेंगी। इसीलिए अपनी पावर को आपको रियलाइज़ करना बेहद ज़रूरी है। पीसीओडी से लेकर माइग्रेन तक मैंने एक चीज़ कवर की हुई है आपके लिए। ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, आप उसे देख सकती हैं, चैनल फॉलो वगैरह कर सकती हैं, जो करना है करिएगा, आराम से उसको देखते रहिएगा क्या क्या बातें हुई हैं, है ना। मैं इसे रुखसत लूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, आयुर्वेद सबसे पहले बोलते रहिए और हमें चुनते रहिए और सदाले भी चुनते रहिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सबसे पहले।